श्री गुरुवे नमः। हम सब मनुष्य के जीवन निर्माण में गुरुओं की अहम भूमिका होती है। ऐसे में माना जाता है कि जिन गुरुओं ने हमें बढ़ने में अपना योगदान दिया है, उनके प्रति हमें कृतज्ञता का भाव बनाए रखना चाहिए और उसे जाहिर करने के दिन के तौर पर ही गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष 21 जुलाई 2024 दिन रविवार को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा पर वेद व्यास जी का जन्म दिवस माना जाता है। उनके सम्मान में इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। वेद व्यास जी का पूरा नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महर्षि पाराशर और माता सत्यवती के पुत्र थे। इनका जन्म लगभग 30,000 ईस्वी पूर्व हुआ माना जाता है। वेद व्यास जी ने चारों वेदों की रचना शास्त्रों के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन ही की थी। इसी कारण उनका नाम वेद व्यास भी हुआ। वेद व्यास जी ने 18 महापुराणों, महाभारत, ब्रह्मसूत्र की रचना की तथा महाभारत ग्रंथ का लेखन गणेश जी ने महर्षि वेदव्यास जी से सुनकर ही किया। और गुरु पूर्णिमा पर व्यास जी ने जो 4 वेदों की रचना की, उनका नाम रखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। भारत में प्राचीन काल से ही गुरुओं की भूमिका काफी अहम रही है। उनकी इस भूमिका को सरल और गूढ़ रूप से संत कबीरदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से भी दर्शाया है। अपने दोहे में संत कबीरदास जी ने गुरुजनों के महत्व को श्रेष्ठ दर्जा दिया है और वे लिखते हैं, उन्होंने लिखा है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, गुरु और गोविंद भगवान एक साथ खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को या गोविंद को? तो उससे अगली पंक्ति में कबीरदास जी ने उसका जवाब दिया है, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। फिर वो कहते हैं, सर्वप्रथम गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उनके ज्ञान से ही आपको गोविंद के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। कबीरदास जी ने गुरु की महिमा को एक दोहे के माध्यम से समझाया है। वे लिखते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लिखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष, कबीरा गुरु बिन मिटे ना दोष। अर्थात जब तक गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती, तब तक कोई भी मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता हुआ माया मोह के बंधनों में बंधा रहता है। उसे मोक्ष नहीं मिलता। गुरु के बिना उसे सत्य असत्य उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता। और मैं अपनी वाणी को विराम करने से पहले गुरु जी का एक और छोटा सा पंक्तियां बोलना चाहूंगी। मैं 7 समुद्र की मसी करूं, लिखन
कतराए, सब धरती कागज करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए, पर गुरु गुण लिखा न जाए, पर गुरु गुण लिखा न जाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर नेश्री, और बहुत ही सुंदर, हमेशा की तरह सुंदर वाणी में आपका बहुत सुंदर। गुरु गुरु और ईश्वर अगर दोनों भी दिखे तो पहले गुरु को ही प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता दिखाया है। बहुत सुंदर उद्बोधन आपका। और यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के अन्य सदस्य भी, जैसे कि आदरणीय अनीता मैम, उनका स्वागत करती हूँ मैं। आदरणीय मधु भम्मानी मैम, उनका स्वागत है। और आदरणीय नितेंद्र जी जो आज के मुख्य अतिथि हैं, वो भी हमारे बीच आ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और आप प्यारे बच्चों का भी बहुत बहुत स्वागत है। जी स्वरा। दीदी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने विचार प्रस्तुत किए, बहुत ही सुंदर वाणी के साथ। और सभी अतिथियों का, सभी बड़ों का बहुत बहुत स्वागत। अब मैं दिव्या बरनवाल जी को बुलाना चाहूंगी, जो कि जनसंख्या दिवस पर अपने विचार रखेंगी। एक बार और नाम बोल दीजिए। दिव्या बरनवाल जी। दिव्या बरनवाल जी, अगर आप पधारी हैं तो स्वागत है आपका। आप अपना वीडियो खोल लीजिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो जुड़ी नहीं है ना? आप अगले प्रतिभागी को बुला लीजिए। मैम, अब प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है, बोलो। अच्छा अच्छा, तो सर को ही इनवाइट कर दीजिए, क्योंकि अभी बच्चे पूरे जुड़े हुए हैं। बुला लीजिए सर। तो अब मैं इस पूरे कार्यक्रम के सबसे रोचक पार्ट की तरफ अगर चलूं, जिसके लिए हम सभी को बहुत चुल रहती है कि हम लोग कब हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के लिए मैं डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी सर को, जो कि विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज के सचिव हैं, उनको आमंत्रित करना चाहूंगी प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के लिए। ससम्मान सादर आमंत्रित करते हैं हम आदरणीय डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी सर, जो कि सिर्फ हिंदी की और नागरी लिपि के लिए भी नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि सामाजिक कार्यों में भी नित्य निरंतर लगे रहते हैं। और इस कार्यक्रम के लिए जो मंच प्रदान किया है बच्चों के लिए, उनके लिए हम सभी बच्चों की ओर से मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए ससम्मान स्वागत करती हूँ आदरणीय डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी सर। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, पूरा चेहरा नहीं दिख रहा, थोड़ा सा आप, हाँ अब ठीक है सर। आज लैपटॉप पे पता नहीं चल नहीं रहा, उस पे आवाज नहीं आ रही लैपटॉप पे। बस यहाँ पर सभी को एक सूचना और दे दूं, ये गोष्ठी रिकॉर्ड हो रही है और आप बाद में इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ सब चेहरा वगैरह सही दिखे तो अच्छा है। स्वागत है सर। धन्यवाद रश्मि जी। आज के आयोजन की अध्यक्षता कर रहे संस्थान के सम्मानित कार्यकारी अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी सर जी, आयोजन के मुख्य अतिथि निपेंद्र जी, बाल संसद की राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर रश्मि चौबे मैडम, सह प्रभारी श्रीमती फरहत उन्निसा खान जी, और बहुत ही सुंदर संचालन कर रही बिटिया स्वरा, लेकिन लग रहा है आज उसने आइसक्रीम खा के आया है, उसका गला बार बार फंस रहा है। बेटा, संचालन करते समय आइसक्रीम कम खाया करो पहले। और अभी जो है नेत्री बिटिया ने बहुत ही सुमधुर स्वरों में गुरु की महिमा की व्याख्या की, साथ ही इस गोष्ठी से जुड़े हुए सभी प्यारे बच्चे और सभी संस्थान के सम्मानित सदस्य एवं अन्य श्रोतागण,
अब मैं आता हूँ प्रश्न के लिए। सभी लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और साथ ही जैसा कि जो लोग नए प्रतिभागी हैं वो लोग कर लेंगे। आपको अपना हाथ सामने की ओर करके उठाना है ताकि साफ दिखे, नहीं तो दिखता नहीं किसने हाथ पहले उठाया है। तो हाथ पहले सामने दिखना चाहिए साफ साफ। तो आज का पहला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? दो ही हाथ उठे हैं, नेश्री, अच्छा स्वरा का भी है, नेश्री और यशिका और स्वरा। पता नहीं मेरे मोबाइल में केवल त्रिपाठी सर दिखाई पड़ रहे हैं और कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। सर बैक कर लीजिए, बैक कर लीजिए फिर आ जाए। अच्छा हाँ, केवल त्रिपाठी सर दिखाई पड़ रहा था और कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। किसने किसने उठाया था मैडम? सर नेश्री, यशिका और स्वरा। चलिए सबसे पहले किसका था? नेश्री का। हाँ नेश्री का दिखा था मुझे तो पहले। अगर किसी को किसी और का दिख गया हो तो बता देना, मैं कभी गलत मैं भी हो सकती हूँ। मुझे सोनिया का दिखा था। स्वरा का? सर जी हाँ तो स्वरा का होगा सर, क्योंकि मैं बीच में ना इधर देखने लग गई थी पेज, इसीलिए मैंने हाँ, कहा कि अगर किसी और का हो तो बता। बताओ स्वरा बेटा। उनका जन्म लम्ही वाराणसी में हुआ था और 31 जुलाई 1880 में हुआ था। 1980 के 1880 कंफर्म कर लो। 1880। 1880 फाइनल मान लें इसको। चलिए सही जवाब है। नेश्री हाथ नीचे कर लो बेटा, जवाब सही मिल गया तो फिर क्या पूछें। दूसरा प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? स्वरा पहले फिर उठाई, नेश्री दूसरे नंबर पे, और कोई लोग। एक और बच्चा भी उठाया हुआ है छोटा सा, ABTUSXOX लिखा हुआ है। हाँ बताओ स्वरा। सर धनपत राय श्रीवास्तव। छोटा बच्चा कौन उठाया बेटा, तुम बताओ बेटा। बेटा अपना माइक खोल के बताइए, क्योंकि आपका नाम तो इस पे दिख नहीं रहा है इसलिए। हाँ क्या? मुंशी प्रेमचंद्र बचपत राम। बजपत राव। अच्छा, स्वरा का सही जवाब है। चलिए तीसरा नेश्री, प्रश्न। जरा कंपटीशन चल रहा है तो जल्दी जल्दी हाथ उठाओ, देखो स्वरा इसीलिए जीत रही है, हाथ उठा रही है इसलिए। स्वरा का 2 प्रश्न ठीक है, उत्तर ठीक है। तीसरा प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद की 2 प्रसिद्ध किताबों के नाम बताइए। फिर यशिका ने और वो बेटे ने उठाया, यशिका ने पहले उठाया फिर उस बच्चे ने। यशिका बताओ बेटा। गोधन कवन और पूस की रात। तुम बताओ बेटा ABCD। ABC बूढ़ी की कफन कामना और नशस स्वामिनी इस्तीफा। चलिए यशिका का पहले जवाब है, इसलिए यशिका का पहले लिया जाएगा। जवाब दोनों का सही है। अगला प्रश्न है, ये चौथा प्रश्न होगा। सब लोग तैयार हैं? जी सर। महाभारत के रचयिता कौन थे? स्वरा, ABCD, नेश्री और यशिका। पहले तुम बताओ ABCD बेटा। जी सर कविदास। फिर से बताओ नाम। कविदास। कविदास।
बहुत सही जवाब। यशिका। वेद व्यास। बिल्कुल सही जवाब। नेश्री। सर वेद व्यास जी। स्वरा। महर्षि वेद व्यास जी। किसका जवाब सही मालूम है? स्वरा, किसका जवाब सही माना जाए? सबका सही था। सबका सही तो नहीं था। जिसने पहले सही आंसर दिया हो उसका। नहीं, हाथ तुमने पहले उठाया है, तुम्हारा ही माना जाएगा। जवाब सही भी है तुम्हारा। 3 लोगों के महर्षि वेद व्यास ही थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। गुरु पूर्णिमा किस तिथि को मनाया, दिनांक नहीं, किस तिथि को मनाया जाता? ध्यान दीजिएगा, दिनांक मैंने नहीं पूछा है, किस तिथि को मनाया जाता है? 2 ही हाथ आए हैं, यशिका का पहले फिर नेश्री का। बताओ यशिका। आषाढ़ मास की पूर्णिमा। नेश्री सही जवाब है। नेश्री बताओ। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। तो जवाब दोनों का सही है। और हालांकि जब इसका जवाब नेश्री ने पहले ही दे दिया था, जब अपना वक्तव्य नेश्री दे रही थी, तो उसने अपना पूरा, जो लोग सुने होते अगर, तो कई लोग इसका जवाब दे सकते थे। नेश्री ने इसका उत्तर पहले ही दे दिया था, अभी हाल ही तत्काल दिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते फिर हैं। नाम किसका लिखूं फिर? यशिका का? यशिका ने पहले हाथ उठाया था। हाँ वही आएगी, नाम पहले वही था। हाँ, अगला प्रश्न बहुत आसान है। गुरु पूर्णिमा किस महर्षि के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? नेश्री पहले हाथ नेश्री। उठाने अब की। उसने उद्बोधन की तैयारी करते करते ये वाले उत्तर और किसी ने शायद हाथ नहीं उठाया है। नेश्री बताओ बेटा। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। सही जवाब है। और अभी तूने बताया है अपने उद्बोधन में कि उसमें एक चीज और जोड़ दूं कि नहीं, बताया है तुमने उसको कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेद व्यास ने चारों वेदों की रचना की थी। चलिए अब हम आते हैं 7वें प्रश्न की ओर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? यशिका, केवल एक हाथ दिखाई पड़ रहा है। हाँ यशिका बताओ बेटा। 11 जुलाई। सही जवाब है। 11 जुलाई को मनाया जाता है। और इसकी मनाने की शुरुआत जो है, पहली बार 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल ने किया था। तब से ये विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, जनसंख्या के पर नियंत्रण के लिए क्या किया जाना चाहिए? इसमें थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा तैयारी बतानी यशिका पड़ेगी। ने हाथ ऊपर कर दिया है। नेश्री ने पहले किया था मैडम। अच्छा। नेश्री सामने से हटाया मत करो बेटा, तुम हाँ, कान ये लगा लेती हो। हटाती भी रहती है, सर कभी कंफ्यूजन हो सर जाता है। सर अभी डर स्वरा ने भी लगता उठा है। दिया। डर लगता सर है। डर लगता है कि हाँ कहीं बस, गलत ना हो जाए। तो स्वरा भी आ गई लाइन में तीसरे नंबर पे। नेश्री बताओ बेटा पहले। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सब व्यक्ति का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है और शिक्षित होना आवश्यक है। यशिका।
लोगों के में जो जागरूकता होनी चाहिए, उनको इतनी समझ होनी चाहिए। स्वरा, जो छोटे बच्चे जैसे जो शिशुओं का मृत्यु दंड कम होना चाहिए। जवाब तीनों ने अपने अपने स्तर से सही दिया है, तो तीनों बराबर अंकों के भागीदारी हैं। क्योंकि ये प्रश्न किसी एक उस पे नहीं था, जवाब आधारित नहीं था, और तीनों के जवाब अपने अपने स्तर से सही हैं। बहुत सुंदर। तीनों के लिए एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न है, और ये 9वां प्रश्न है। विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया जाता है? स्वरा का हाथ उठा है, एक स्तुति है उसका भी उठा हुआ है हाथ। चलो स्तुति तुम बताओ बेटा। 12 जुलाई को। 12 जुलाई को। स्वरा? 12 जुलाई। चलिए जवाब स्वरा का ही माना जाएगा सही, क्योंकि स्वरा ने ही पहले हाथ उठाया था। अगला प्रश्न। बच्चों हाथ जल्दी जल्दी उठाओ, नहीं तो हारना जीतना समय के साथ भी होता है। ये 10वां प्रश्न है। विश्व पेपर बैग दिवस क्यों मनाया जाता है? स्वरा ने पहले उठाया, फिर रसिका ने उठाया, फिर स्तुति ने उठाया। सर ये चलो स्तुति बताओ। 9वां प्रश्न है सर, एक बीच नहीं, में 10वां है मैडम। अच्छा सबसे पहले स्वरा ने उठाया। स्वरा बताओ बेटा। सर ताकि हम लोग पॉलीथीन कम कर सके और जो प्रदूषण होता है उसे कम कर सके और पेपर बैग ज्यादा यूज कर सके। स्तुति बेटा तुम बताओ। सेम थिंग, क्योंकि ताकि प्लास्टिक का यूज कम सके और लोगों में जागृति फैलाएं और पेपर बैग के यूज द्वारा हमारे प्रकृति को बचा सके। तेरे सही जवाब है, लेकिन चूंकि स्वरा ने हाथ पहले उठा था और जवाब भी सही था, तो उत्तर स्वरा का माना जाएगा। स्वरा लग रहा है आज पढ़ के आइए थोड़ा सा। लेकिन अब जो मैं प्रश्न पूछूंगा इसमें पढ़ के आने की जरूरत नहीं है, इसमें दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा और देखते हैं किसके पास कितना दिमाग है इसमें। वह कौन सी जगह है जहां लोग मकान नंबर से नहीं बल्कि पिता के नाम से पहचाने जाते हैं? स्वरा ने पहले उठाया, और स्तुति ने भी उठाया सर। आबिद ने भी उठाया है, स्तुति ने भी उठाया है। चलो स्तुति तुम बताओ बेटा। गांव में। आबिद तुम बताओ बेटा। माइक खोल लो बेटे, माइक खोल लीजिए। आबिद माइक खोल लो। आबिद जो बच्चा जुड़ा हुआ है आबिद हाँ। नाम से, माइक म्यूट है बेटा, खोल लो, बताओ। अपने दादा के घर। अपने दादा के घर। स्वरा? अपने पैतृक स्थान पे, अपने गांव में। हाँ, अपने गांव में। जवाब स्तुति का भी सही है और स्वरा का भी सही, लेकिन स्वरा ने हाथ पहले उठाया था। गांव में कोई मकान नंबर नहीं होता है, वहाँ पे लोग पूछते हैं कि फलाने या उनका पिता का नाम पूछते हैं, वहाँ से पूछते पूछते लोग घर पे पहुँच जाते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें भी आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, देखने और दिमाग की जरूरत है। ये 12वां प्रश्न है। किसी पूजा कथा को आरंभ करने से पूर्व मोमबत्ती, दीपक
दिया क्यों जलाया जाता है? स्वरा ने पहले उठाया अभी तक, नेश्री ने भी नेश्री उठाया, दूसरे नंबर पे, स्तुति ने भी उठाया सर। स्तुति तीसरे नंबर पे। चलो स्तुति तुम बताओ बेटा। ताकि ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो सके और हमारा जो है उजाला फैले। रोशनी क्या है, सफलता का प्रतीक होता है, और दिया जलाने से ताकि हमारा वो कार्यक्रम सफल हो जाए, और दूसरा हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिल सके। नेश्री बिटिया बताओ। सर, मोमबत्ती या दिया भगवान के आगे इसलिए जलाना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार हम हमारे घर पर कोई अतिथि आता है उसका मान सम्मान से हम स्वागत करते हैं, इसी प्रकार जब हम कोई पूजा या पाठ कर रहे हैं तो हम उसी प्रकार ईश्वर को भी अपने कार्यक्रम में निमंत्रण एक तरीके से देते हैं और उनका मान सम्मान करते हैं। तो इसीलिए भी हमें मोमबत्ती दिया जलाना चाहिए, उनका आशीर्वाद बना रहे इसलिए भी। स्वरा लास्ट में आएंगे तुम्हारे पास। अभी यशिका भी आ यशिका, गई। यशिका क्योंकि वो हमारी पूजा की साक्षी होती है, जो ज्योत होती है वो दीपक की, वो हमारी पूजा की साक्षी होती है। चलो अब बताओ स्वरा, तुम पहले आ शायद लेकिन सबसे अंत में तुम्हारे पास आ रहे हैं। अग्निदेव को साक्षी मानकर, और सबने जैसे कि अपने अपने तरीके से आंसर सही दिया है, अंधेरे को दूर भगाने के लिए भी हम दिया जलाते हैं, और भगवान की पूजा करने के लिए, भगवान को भी निमंत्रण देने के लिए हम दिया जलाते हैं। तो सभी के आंसर सही थे मेरे हिसाब से। नहीं बेटा, अंधेरा हम लोग दिन में ही पूजा करते हैं तो दिया जलाते हैं, दिन में तो अंधेरा होता नहीं है। होता है अंधेरा दिन में स्वरा? फिर और आजकल तो बल्ब जलता रहता है घरों में। जिस कमरे में पूजा करते हैं हम लोग वहाँ बल्ब पहले से जलता रहता है। अब तो है नहीं कि गांव में लाइट नहीं है या शहर में लाइट नहीं है और दिया जला कर अंधेरा मतलब उजाला कर रहे हैं। ये इसका मुख्य चीज़ होता है। दीपक हम लोग इसलिए जलाते हैं, चाहे वहाँ बल्ब लगा रहे या न लगा रहे। सामान्यतः जो पूजा स्थल होते हैं वहाँ पे एक दीपक जलाने का अभिप्राय ये होता है, एक सकार जब हम लोग दीपक की तरफ देखते हैं या मोमबत्ती की तरफ बल्ब की तरफ हम लोग देखते नहीं हैं, चाहे जितने बल्ब लगे हों घरों में उधर हम नहीं देखते, लेकिन दीपक जलाते हैं। ये सभी धर्मों में होता है। क्रिश्चियन धर्म में भी है, मुस्लिम धर्म में भी है, हिंदू धर्म में भी है। सभी धर्मों में होता है कि मोमबत्ती कहीं जलाई जाती है, कहीं दीपक जलाया जाता है। तो दीपक जो होता है ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। जिसको एक कहा भी गया है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी जिसका अर्थ है कि अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ें। और जो दीपक होता है यह मन तथा वातावरण दोनों को प्रकाशित करता है, इसलिए हम लोग पूजा करते रहते हैं। तो ध्यान हमारा दीपक की ओर होता है। बाकी जो रोशनी है वो तो है ही अपनी जगह पे, बल्ब है जिसकी, लेकिन हमारा जो ध्यान होता है पूरा ध्यान हमारा बल्ब जो दीपक जल रहा होता है दीपक की तरफ रहता है। तो दीपक की जो रोशनी आती है उससे हमारा मन जो है प्रकाशमान होता है, इसलिए हम लोग दीपक को जलाते हैं। चलिए आखिरी प्रश्न आज का। तो सर इसमें से किनका नाम लिख लूं मैं? स्वरा का? स्वरा का ही लिखिए, काफी हद तक ठीक है उसका। वैसे यहाँ मैं एक लाइन जोड़ दूं सर, चाणक्य जो थे ना, चाणक्य तो आपने बच्चों सबने नाम सुना होगा। चाणक्य त्राटक करते थे दीपक जला के, उससे आपका कहते हैं ना कंसंट्रेशन मतलब एकाग्रता बढ़ती है। और जो भगवान की पूजा है वो तो है ही है हमारे में धर्म में, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। कुछ लोग पूजा पाठ में नहीं वैसे भी दीपक जला के उस पर एक लगातार देखते हैं, उससे आपका एकाग्रता की वो मन भटकता नहीं है और वो आपकी पढ़ाई लिखाई और मन चित्त को एकाग्र करने में बहुत काम में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। एक और चीज बता दूं आप लोगों को, सभी के लिए मतलब बच्चे और बुजुर्ग सबके लिए कारगर है। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सार्थक है दीपक का। दीपक जब आप जलाते हैं, दीपक जला करके 1 से 2 मिनट तक प्रतिदिन
जब भी जलाइए सुबह या शाम के समय में दीपक जला करके 1 से 2 मिनट तक लगातार दीपक की तरफ देखते रहिए, तो आंखों की रोशनी बहुत तेज बढ़ती है। तो जिनकी आंखों की रोशनी कम अगर है तो वो भी इसको करके अपनी आंखों की रोशनी को बिना दवा के बढ़ा सकते हैं। एक वैज्ञानिक तथ्य है इसके पीछे। चलिए आखिरी प्रश्न आज का, इसमें तो पूरी तरह से दिमाग लगाना है आप लोगों को। अब देखते हैं आज आखिरी दिमाग किसके पास बचा है। क्या महिला या पुरुष के कपड़े पहनकर ही केवल बराबरी की जा सकती है? स्वरा ने सर एक बार वापस बोलिए। बेटा वापस बोलेंगे तो फिर प्रश्न वो हो जाएगा। कपड़ों से ही बराबरी की जा सकती है, संक्षेप में प्रश्न यही है। चलो स्तुति ने भी हाथ उठा दिया। चलते हैं, पहले स्तुति तुम बताओ बेटा। नहीं सर, केवल कपड़ों के माध्यम से हम समानता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो है वो एक व्यक्ति का अपना ओन चॉइस कहते हैं। देखो, जिस तरह से आप अपना ड्रेसिंग सेंस रखते हैं वो आपका मूल मतलब वो आपके चॉइस पे निर्भर करता है कि आप क्या पहनते हैं। परंतु अगर असली समानता चाहिए तो वो सोसाइटी में आपको एक दूसरे व्यक्ति से मिलनी चाहिए। तो हम क्योंकि हमारे संविधान में हमें राइट टू लिव दिया गया है, हम अपना जीवन जी सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसलिए केवल कपड़ों के आधार पर हम ये नहीं मान सकते कि महिलाओं को हमने समानता दे दी है। ये मेरा अभिप्राय है, क्योंकि अगर जब तक सामने वाला व्यक्ति उन्हें, अगर देखो लड़कियां लड़कों के कपड़े पहन ले फिर भी उन्हें लड़की ही कहते हैं, थोड़ी ना कहेंगी अगर शर्ट या जींस वो लड़की ही रहेंगी। इसलिए कपड़ों से समानता नहीं ली जाती है, और अगर समानता किसी को है तो वो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के प्रति मन से होनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। थैंक यू। जैसिका। सर हम नहीं कर सकते क्योंकि सबका अपना अलग अलग होता है तरीका पहनने का। तो हम कपड़ों, और जैसा कि अभी स्तुति ने बोला वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ठीक था, तो फिर हम नहीं कर सकते ऐसी समानता। आइए सर। नेश्री। जी सर बिल्कुल सही है। मतलब लड़की लड़के के कपड़े पहनकर समानता नहीं कर सकती है, जरूरी नहीं है। अगर समानता चाहिए भी तो आजकल बेटी भी बहुत ज्यादा बेटों की बराबर आ रही है बिना लड़कों के कपड़े पहन के। आजकल वो एरोप्लेन भी चला रही हैं और ई रिक्शा चलाकर भी अपने घर को चला रही हैं, दुकान पर बैठ रही हैं, परंतु वो लड़कों के कपड़े नहीं पहन रही हैं। वो बिना कपड़े पहने ही उनके समान कार्य कर रही हैं। चलो स्वरा तुम बताओ, सबसे आखिरी में तुम्हारा नंबर आ रहा है। सर हम लोग किस कपड़ों को या फिर अपनी वेशभूषा को देख के किसी पर नहीं ये कह सकते हैं, किसी पर टोका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, और हमारा आत्मविश्वास ही हमको आगे ले जाता है। जितना हमको खुद पे विश्वास हो, और कपड़े देखकर सर कभी ये नहीं जान सकते कि मतलब कौन क्या कर रहा है या फिर कौन कैसा है। कपड़े से लिंग नहीं बदला जाएगा। पुरुष है तो पुरुष रहेगा, महिला है तो महिला ही रहेगा। कपड़ा उससे अलग नहीं कर सकता है। ठीक है, चलो बेटा ये प्रश्न इसलिए पूछा गया, आजकल जो है लोग कपड़े बदल किसी, अगर हम कहें कि एक डकैत हो या चोर हो, लुटेरा हो और पुलिस की वर्दी पहन ले तो वो पुलिस वाला नहीं बन सकता है। कोई मरीज है और डॉक्टर की वर्दी छीन के पहन ले तो डॉक्टर नहीं बन सकता है। वैसे ही हम कपड़े बदल करके या कपड़े किसी और के पहन करके हम अपने उसको नहीं बदल सकते हैं। तो हालांकि बहुत व्याख्यात्मक रूप से स्तुति ने इसका वो दिया, जिसका एक विस्तार से जिसको कह सकते हैं। तो स्तुति का प्रश्न मतलब उत्तर जो है वो मेरे दृष्टिकोण सबसे अच्छा लगा मुझे। तो कपड़े पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए,
हमें अपने गुणों के विकास पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे जब गुण अच्छे होंगे तो अपने आप कपड़े हम पुरुष के पहन लें या महिला के पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सबने इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया और सहयोग किया, इसके लिए आप सबका आभार। और आज प्रतिभागी कम दिखाई पड़े जो प्रतिभाग किए, केवल स्वरा, नेश्री, यशिका और जो भी मंगलूर से जुड़ी थी बिटिया स्तुति, इन 4 लोगों ने प्रतिभाग किया। अभी हमें लगता है कि 16 लोगों को टक्कर देने के लिए स्तुति भी आ रही है मंगलूर से। अभी ये लड़की हम लोग का अधिवेशन में वहाँ पे मिली थी और काफ़ी दौड़ भाग करके काम कर रही थी। हमने कहा आ जाओ और देखो और अपनी सहेलियों को भी वहाँ से सबको वो करो। चलिए, आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। आप बिल्कुल मन से आप बच्चों के लिए प्रश्न उत्तरी तैयार करते हैं और बच्चे बिल्कुल खुश होते हैं। बीच बीच में आप हंसाते भी हैं बच्चों को, तो ऐसा नहीं लगता कि बोझिल प्रोग्राम है, बल्कि बच्चे आनंद लेते हैं इस कार्यक्रम का। और मैं सभी बच्चों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, बल्कि जो सहभागिता की उन सभी के लिए धन्यवाद और तालियां सभी के लिए। और मैं बता दूं, सबसे प्रथम नंबर पे तो स्वरा ही रही है। स्वरा का प्रथम नंबर है और यशिका दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर नेहश्री है और स्तुति बिटिया ने उत्तर तो अच्छे दिए लेकिन हाथ उठाने में थोड़ी देर हो गई। शायद अगली बार ये इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये फटाफट हाथ उठाएंगी, तो इसलिए, नहीं तो उनके भी उत्तर सही थे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आपका, और आदरणीय सर आपके बहुत आभारी हैं इस कार्यक्रम के लिए हम, क्योंकि ये कार्यक्रम एक विशेष स्थान रखता है बाल संसद इकाई के आभासीय गोष्ठी में, और बच्चे आनंद के साथ साथ इसमें बहुत कुछ सीखते भी हैं। जैसे बच्चों आज सीखा कि लड़कियां लड़कों के कपड़े पहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्वयं के जो ड्रेस है, उनकी जो जो पोशाक है वह पहनकर भी अपने आप को आगे रख सकती हैं। देखो बाल संसद में भी ऐसे ही होता है, उत्तर देते हैं, जो बच्चा अगर लड़का सही उत्तर देगा तो उसके नंबर ज्यादा आएंगे, लड़की अगर सही देगी तो यहाँ भी पोशाक का कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हमारे जीवन में भी हालांकि परिस्थितियों के अनुरूप कपड़े पहनने चाहिए हमें। अगर हम नृत्य करने जाते हैं तो उसके अनुसार कपड़े होने चाहिए, योगा करने जाते हैं तो उसके अनुसार होने चाहिए, स्कूल जाते हैं तो स्कूल की पोशाक अलग होती है, कि किसी धर्म स्थान पर जाते हैं तो वहाँ की पोशाक अलग होती है। तो आजकल पोशाकें ऐसे भी होने लगी हैं कि जो परिस्थिति और समय के अनुकूल हमें पोशाक धारण करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गर्मियों की शादियों में हम सूट पहन के डांस करें बारात में, तो वो भी कुछ अजीब सा लगता है है ना? तो परिस्थिति और समय के अनुसार पोशाक होनी चाहिए हमारी। लेकिन जहाँ पर कहते हैं ना कंपटीशन या बराबरी करने वाली बात है, वहाँ पर स्त्रियां आजकल पुरुषों जैसे कपड़े पहनने लगी हैं, इसलिए ये प्रश्न बार बार आ जाता है हमारे सामने पोशाक वाला, अन्यथा नहीं आता। परंतु ऐसा पोशाक से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी पोशाक पहन के भी देखो विवेकानंद जी ने बाहर जाकर, विदेश में जाकर स्वयं की पोशाक देकर भाषण दिया, जिसको आज भी विवेकानंद पर अगर कोई कुछ बोलेगा तो उस लाइन को सदैव उनके नाम का अगर उद्बोधन हो तो ये बात कही जाती है कि उन्होंने विदेश में जाके भी भारतीय पोशाक में ही अपना भाषण दिया, और उनके जो विचार थे वो इतने अच्छे थे कि आज भी उनको दुनिया दोहराती है। इसलिए पोशाक का अपना महत्व होता है, और सर ने अच्छा प्रश्न रखा है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। स्वराजी शुरू कर दिया आगे। मैं सर के लिए कुछ कहना चाहूंगी। पिछली बार बाल संसद में सर नहीं थे, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम सूना सूना सा लग रहा था सर। नहीं, पर हमने ये जिम्मेदारी फरतुन्निसा मैम को दे दी थी और उन्होंने बखूबी निभाई थी। हालांकि सचमुच है, जो व्यक्ति कहते हैं ना जिसका जो काम होता है उसका वो तो रहता है, लेकिन हो गया था खाली नहीं गया था वो चीज, ये बड़ी बात रही। मैम ने भी अच्छा संभाल लिया था सर, आपका तो कहना ही क्या, लेकिन मैम ने भी अच्छा काम होते रहना चाहिए, किसी के माध्यम से भी हो। अच्छा है कि कम नहीं रहेंगे तो फरहत इंसान हम संभालती रहेंगी जब कभी हम व्यस्त रहेंगे तो। अभी द्विवेदी जी, अभी मैं एक बड़ी समस्या में फंस गया था जिससे मैं कुछ देर तक अदृश्य हो गया था,
आपने देखा होगा। हाँ हाँ उसका कारण आ गया कि हमारे यहाँ कोर्ट से आ गया, फोन किया, आप तुरंत आइए, एक बच्चा पकड़ के आया। अरे हमने कहा भैया आज मैं किसी भी तरीके से नहीं आ सकता हूँ। उसी में मैं जवाब देने में लग गया हूँ दूसरे फोन से। हम मिला रहे थे पर फिर लग ही नहीं पा, आप लोग सुन रहे थे लेकिन मैं सामने नहीं हो पा रहा था। हमने सोचा आप लोग सोचेंगे क्या मामला हो गया, लेकिन सर नहीं ये अगर दिक्कत कभी आ गई। ऐसी समस्या हो कि बहुत ज्यादा जरूरी हो तो आप अपना उद्बोधन देके, क्योंकि वो देश का काम है, आपका बच्चों का वो अलग जिम्मेदारी है। कभी ऐसा हो तो हमसे बोल दीजिएगा, हम आपका उद्बोधन करवा दिया करेंगे जल्दी। नहीं तो नहीं, मैंने जी दे जी, दिया, दूसरे दूसरे मजिस्ट्रेट को हमने नामित कर दिया कि आप ले लीजिए, आपकी जगह ड्यूटी मैं कर दूंगा। धन्यवाद सर। जी सर। क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये कल इसी पद पर पहुंचेंगे जहां पर हम सब लोग हैं। बिल्कुल हैं बिल्कुल। तो इनमें बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, और इनको हम ठुकराएंगे तो ये जिंदगी भर हम लोगों को क्षमा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा सर। हाँ। बहुत बहुत आभार सर आपका समय आपको वहां देने पर के लिए। बच्चों को भी बनाना है अच्छा नागरिक, और यहाँ पर भी आप वही काम कर रहे हैं, एक तरह से अच्छा नागरिक बनाने का ही काम। जी बहुत जी बहुत जी शुक्रिया। जी। जी स्वरा बेटा। गोकुलेश्वर सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में भाग लिया। अब मैं अनुष जी, जो कि हमारे साथ जयपुर राजस्थान से जुड़े हैं, उनको बुलाना चाहूंगी कि वो जनसंख्या दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करें। अभी आ रहे हैं अनुष, अभी आप 1 मिनट वेट कर लीजिए। तब तक किसी और को बुला लीजिए बेटा। जी मैम मैम। आ गए, अनुष मैम आ गए। अच्छा आ गए, ठीक। धनुष। मैं जनसंख्या दिवस पर सुनाने जा रहा हूँ एक कविता। देश में हम कितने हैं, 11 जुलाई को ध्यान करते हैं। क्या सबको भोजन मिलता है? क्या सबके पास भूमि है? क्या सबके पास कपड़े हैं? ऐसे प्रश्न उठते हैं, उत्तर नहीं मिलते हैं। डाटा इकट्ठा करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। जागरूकता की जरूरत है, समझ बढ़ाने की जरूरत है। स्वस्थ सभी हो तो अच्छा है, सतत विकास हो तो अच्छा है। सभी शिक्षित हो तो अच्छा है, सभी का विकास हो तो अच्छा है। भुखमरी हो तो बुरा है, बेरोजगारी हो तो बुरा है। सभी के हाथ में काम हो, कार्यशील जनसंख्या हो, तभी देश का
विद्या विकास हो, तभी देश का विकास हो। किसी की इच्छा न अधूरी हो, की जरूरत पूरी हो, खुशियों का संसार हो, चीजों पर सब सबका अधिकार हो। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद आपका भी, बहुत अच्छा बोला। बस अगली बार से क्या करना, जो मम्मी लिख के देना उसको 10 टाइम पढ़ लेना, ठीक है? तो आप जल्दी जल्दी और अच्छे से बोल पाओगे, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। और पीछे मैं से शायद इनकी माँ बता रही थी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि बच्चे का प्रयास करती हैं यहाँ पे इस मंच पर लाने के लिए और बच्चे को सिखाने का प्रयास करती हैं। ऐसे अभिभावकों को जो अपने बच्चों को यहाँ जोड़ते हैं, उनको सादर नमन करती हूँ। जी कि सच धन्यवाद। में धन्यवाद। मैं अनुष के लिए कुछ कहना चाहूंगी। जी जी बोलिए। ये बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है, इसके टॉन्सिल हैं और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी इसने पार्टिसिपेट किया। ये तो बड़ी बात है, तालियां इसके लिए। मैम अनुष के नहीं मैम मेरे हो रही है। अच्छा, कंफ्यूज हो गई मैं। अभी हमारे साथ जुड़ी हुई पुष्पा शैली श्रीवास्तव मैम और आदरणीय सीमा वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ये कई लोग जो संस्थान के सदस्य हैं वो हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए पधारे हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। जी सरा जी। अब मैं यशिका चतुर्वेदी जी को बुलाना चाहूँगी। उनको बुलाने से पहले मैं उनके बारे में एक बात बताना चाहूँगी कि अभी हाल ही में ही उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है और किस लिए कराया है ये भी बताती हूँ, क्योंकि उन्होंने सबसे तेज़ गीता के कई श्लोक को रिसाइट किया है, उसमें उनका नाम दर्ज हुआ है। तो आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई और आपको मैं बुलाती हूँ, आप अपने गुरु पूर्णिमा पे अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। बहुत बहुत बधाइयाँ यशिका यहाँ उपस्थित सभी लोगों की ओर से। और मैं आप सभी को एक सूचना और दे दूँ कि आजकल जो आज का जो बैनर बना है और आजकल जो सूचना जा रही है बाल संसद पर कि किस किस चीज में भाग लेंगे, अगली माह कौन से विषय रखे जाएंगे, जो सूचना है वो दोनों तरह के बैनर आजकल यशिका इस माह के यशिका ने ही बनाकर भेजे हैं। तो एक बार इनके लिए तालियां हो जाएं कि ये सिर्फ भाग ही नहीं लेती बल्कि तन मन धन से अब बिल्कुल बाल संसद के लिए समर्पित हो गई हैं। बच्चों यहाँ बहुत सारे बच्चों को बहुत कुछ आता होगा, पर हमें पता नहीं रहता। जो बच्चा इस तरह से हमें प्रदर्शित करके आगे बताता है वही दिखता है। और बहुत सुंदर सुंदर चीजें बच्चे अपने बाल संसद ग्रुप पर डालते रहते हैं। जो समूह है हमारा व्हाट्सएप वाला, स्वरा भी भेजती है और भी जो बच्चा कविता करते हैं वो भी भेजते हैं। आप बच्चों, आप सब लोग भी अपनी कविताएं लिखते हो या गाते हो, जो भी नृत्य हो, आप अपने भेज सकते हो बाल संसद पर। जब तक अगले माह की गोष्ठी का विषय निर्धारित नहीं हो जाता और नाम आना शुरू नहीं होते, तब तक बीच में कुछ समय रहता है। उस समय आप अपने ये जो आपकी जो इस तरह की जो कलाएं हैं वो आप भेज सकते हो, जिससे और बच्चे भी प्रेरित होंगे उनको देखकर। जी स्वराज। यशिका, हाँ यशिका बोलेगी। स्वागत है यशिका। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैम और स्वरा का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आज मेरा विषय है गुरु पूर्णिमा। वैसे तो नेश्री दीदी ने सभी कुछ बता दिया है गुरु जी के बारे में, पर फिर भी मैं उसमें कुछ जोड़ना चाहूंगी। बंदं गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमी मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रूच परिवारु। इसका अर्थ है, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करती हूँ, जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है,
तो संपूर्ण भाव रोगों के परिवार को नाश करने वाले हैं। ये चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा कही गई है। अब मैं जितनी भी चौपाइयाँ बताऊंगी वो सारी गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा की गई है और जो कि श्री रामचरितमानस में वर्णित है। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती। दलन मोह तब सो सब प्रासु बड़े भाग उर आवई जासु। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके भाग्य खुल जाते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंगन नयन अमी दृग दोष विभंजन। तेहि करी विमल विवेक विलोचन बरनु रामचरित भव मोचन। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करती हूँ। और अंत में यही कहना चाहूंगी, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानेञ्जशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उन गुरु को प्रणाम करती हूँ जिनके स्मरण मात्र से हमारे दोष मिट जाते हैं। वो अंधकार रूपी संसार से हमें हमारे जीवन में प्रकाश डालते हैं, हमें सही गलत बताते हैं और भगवान की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत ही सुंदर तरीके से आपने रामचरितमानस जी की चौपाइयों को लेकर अपने विचार प्रस्तुत किए। अब मैं अब्दुल समद जी को जयपुर राजस्थान से बुलाना चाहूंगी, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अब्दुल समद है। मैं स्टेप हाई पब्लिक स्कूल जयपुर का छात्र हूँ। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मेरे कविता का शीर्षक है मुंशी प्रेमचंद। बेटा थोड़ा सा अपना वीडियो अगर सही कर सको आप अपना, तो चेहरा पूरा नहीं दिख रहा, थोड़ा या तो पीछे से रख। हाँ अब दिख रहा, अब दिख रहा, अब ठीक। मेरा नाम अब्दुल समद है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मैं स्टेप अहेड पब्लिक स्कूल जयपुर में पढ़ता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मुंशी प्रेमचंद। ईदगाह से लिखी कहानी और गबन गोदान, दर्ज लिखा है निर्धन जन का, लेखक हुए महान। प्रेमचंद की सभी कथाएं सुनी पढ़ी जाती हैं। बूढ़ी काकी कफन कामना सबको ही भाती है। नशा स्वामिनी इस्तीफा भी है पुस्तक की शान। दर्ज लिखा है निर्धन जन का, लेखक हुए महान। मंदिर मस्जिद मंत्र आभूषण लिखे ईश्वरीय न्याय। अलहोजा ज्योति लिखा और गरीब की हाय हाय। निर्मला की संकट में फंसी रही है जान। दर्ज लिखा है निर्धन जन का, लेखक हुए महान। हल्कू होरी धनिया जबरा और आत्माराम, हामिद और अमीना सभी करें प्रेम से काम। बड़े भाई साहब तो देखो हैं भाई के प्राण। दर्द लिखा है निर्धन जन का, लेखक हुए महान। मुंशी प्रेम का सचमुच वृद्ध क्या कथा संसार, सुने पढ़े जाएंगी जब तक है गंगा में धार। शब्द शब्द में प्रेमचंद है यही हमें है मान। दर्द लिखा है निर्धन जन का, लेखक हुए महान। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारी के सारे जो पात्र हैं उनके कहानी के सारी कविताओं में आपने डाल दिए। पूरा एक कविता के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से आपने प्रेमचंद को बताया, उनकी दर्द लिखा है निर्धन जन का, लेखक हुए महान। सचमुच वो हर किसान के, गरीब का, सबका दर्द उनकी कविताओं में और कहानियों में, कविता कह रही हूँ, कहानी और जो उनके उपन्यास थे उनमें सब में हम पढ़ते हैं तब लगता है। और आपकी बहुत सुंदर कविता थी। थैंक यू मैम।
आपने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी कविता प्रस्तुत की। अब मैं रोशनी अहिरवार जी बेरखेड़ी को बुलाना चाहूंगी, जो कि अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। मेरा नाम रोशनी अहिरवार है। मैं कक्षा 7 की छात्र हूँ। ग्राम बेरखेड़ी जागीर सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं गुरुजनों के लिए एक गीत सुनाना चाहती हूँ। गुरुवर का करते स्वागत है, तन मन से बंधन है, सूरज की लाली लेकर, चंदा की रोशनी से हम, फूलों की कलियां लेकर, बागों की बहारों से हम, गुरुवर का करते स्वागत है, तन मन से बंधन है। इस मंगल पावन बेला में हम धन्य आप पधारे, पाए हैं आशीष तुम्हारे, शुभ भाग्य आज हमारे, अंबर से जो जल झलके, नैनों में उमंगे भर के, ये मंगल गीत है गाते, मन में खुशियां भर के हम, गुरुवर का करते स्वागत है, तन मन से बंधन है। दिल में ये मुरादें लेकर हम करते आज दुआएं, फूलों का थाल सजाकर हम स्वागत करने आए, पुष्पों से तुम्हें सजाएं, मन मयूर भी हर्षाएं, हम झूम झूम कर गाएं, गुरुवर का करते स्वागत है, तन मन से बंधन है, गुरुवर का करते स्वागत है, तन मन से बंधन है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा था कि स्वागत गान सुना रहे हो आप गुरुवर का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गीत गाया आपने रोशनी जी। अब मैं जुनैद खान जी को बुलाना चाहूंगी, जो कि अपने विचार प्रस्तुत करेंगे लिफाफा दिवस पर। जुनैद जी माइक खोल लीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते, स्वागत है बेटा। लिफाफा है बनाना, लिफाफा है सजाना, लिफाफे में रखना है अनमोल खजाना, लिफाफा एक टूल है, लिफाफा एक उपकरण है, शादी अनमोल डिग्रियों को यहाँ मिलती शरण है, शादी का लिफाफा है तो खुशियों को निमंत्रण है, मुझे आमंत्रण है, तुम्हें आमंत्रण है, नियमित उपयोग इसका डाक में भी होता है, पत्र में होता है, दस्तावेज में होता है, दस्तावेज को सुरक्षित रखने में होता है, संदेश को सुरक्षित रखने में होता है, संदेश के आदान प्रदान में होता है, मन की बातें करते हैं, लिफाफे में रखते हैं, कुछ यादें रखते हैं, कुछ आशीर्वाद रखते हैं, डिजिटल दुनिया है, लिफाफे विलुप्त हो रहे हैं, लिफाफे बिना ही सभी काम हो रहे हैं, पहले कागज के लिफाफे थे, अब डिजिटल हो गए हैं, हमारे सारे दस्तावेज मोबाइल में स्टोर हो गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा था कि लिफाफे की पूरे आपने जो गुण थे पूरे आपने प्रदर्शित कर दिए। और आजकल तो सच है कि मोबाइल में स्टोर हो रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से निमंत्रण कार्ड चला जाता है, और पहले लिफाफा था जिसको खोलते थे, पहले आने का इंतजार रहता था। तो वो सब चीजें जो भावना है ना, जो शब्दों से आजकल सब चीज नेट के थ्रू आप फटाफट पहुंच जाती हैं चीजें, और जो भावनाएं रहती हैं और जो मेहनत रहती थी, शायद वो दोनों ही कम हो गई। मेहनत तो एक तरह से है ही नहीं है, और भावनाएं चूंकि वो शब्द अपने होते थे, लिखे हुए होते थे, तो उनकी अलग अभिव्यक्ति होती थी। आजकल सब चीज रेडीमेड है, तो उसका अलग फर्क पड़ गया है। बहुत सुंदर कविता थी बेटा आपकी, बहुत सुंदर। मैम हमने जिया है वो युग, लिफाफा बनाते थे, मिलता नहीं था मार्केट में तो हाथों से बनाते थे, सजाते थे, और बहुत अलग ही उसका मजा था।
बहुत ही सुंदर कविता आपने हम सभी को सुनाई। अब मैं विशिष्ट अतिथि उद्बोधन के लिए श्री हरिराम वाजपेयी सर को बुलाना चाहूंगी। सर की आज अचानक ही एक बहुत बड़ी मीटिंग आ गई, तो उनको जाना पड़ गया। उनका आशीर्वाद आप सभी लोगों के लिए है। हालांकि उन्होंने कहा था कि मैम मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि अगर जुड़ पाया तो बेशक 5 मिनट के लिए जुड़ूंगा, लेकिन शायद बीच में से निकल नहीं पाए होंगे वो सभा में से। वो कह रहे थे मैं बाहर निकल के थोड़ी देर के लिए जुड़ने का प्रयास करूंगा, तो उन्होंने मेरे से पहले ही सूचित कर दिया था। तो आप सबको उनकी तरफ से आप सबको बहुत-बहुत आशीर्वाद है। महादेवी जी करके कोई जुड़ी हुई है, उनका स्वागत है इस आभासीय पटल पर। कोई या तो बच्चा जुड़ा है या कोई और जुड़े हैं, उनका स्वागत है। जी सर, आप चलिए। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी मजीद खान जी को बुलाना चाहूंगी, जो कि हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। वो जनसंख्या दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम माजिद खान है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ, शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय ग्राम बेरखेड़ी से। मैं आप सबको जनसंख्या दिवस पर एक कविता सुनाना चाहता हूँ। जनसंख्या से भारी चिंता, जनसंख्या से भारी चिंता, स्वच्छ शिक्षा रोजगार की चिंता। जनसंख्या से भारी चिंता, स्वस्थ शिक्षा रोजगार की चिंता। धरती के पेट में आहार की कमी, धरती के पेट में आहार की कमी, शिक्षा की कमी, जागरूकता की कमी। धरती के पेट में आहार की कमी, शिक्षा की कमी, जागरूकता की कमी। भूमि की गरिमा और संतुलन खो गए, भूमि की गरिमा और संतुलन खो गए। बड़ी जनसंख्या तो परेशान हो गए, भूमि की गरिमा और संतुलन खो गए। बड़ी जनसंख्या तो परेशान हो गए। बाढ़ आई जनसंख्या की तो फिर हम कहाँ रहेंगे। बाढ़ आई जनसंख्या की तो फिर कहाँ हम रहेंगे। छोटी सी धरती है पर भीड़ लगी है लोगों की, छोटी सी धरती है पर भीड़ लगी है लोगों की। खाना कपड़ा बिजली पानी से तरसते लोगों की, छोटी सी धरती है पर भीड़ लगी है लोगों की। खाना कपड़ा बिजली पानी से तरसते लोगों की। बीमारों अज्ञानी अनपढ़ लोगों की भीड़ बढ़ती जाती है, अज्ञानी अनपढ़ लोगों की भीड़ बढ़ती जाती है। बीमारों बेकारों की संख्या बढ़ती जाती है, अज्ञानी अनपढ़ लोगों की भीड़ बढ़ती जाती है। बीमारों बेकारों की संख्या बढ़ती जाती है। सोचो समझो कदम बढ़ाओ, सोचो समझो कदम बढ़ाओ, इस ओर ध्यान सभी का दिलाओ। सोचो समझो कदम बढ़ाओ, इस ओर ध्यान सभी का दिलाओ। सोच समझकर कदम बढ़ाओ, इस ओर ध्यान सभी का दिलाओ। सोच समझकर कदम उठाओ, जनसंख्या के दुष्परिणामों से, जनसंख्या के दुष्परिणामों से विश्व के लोगों को जागरूक बनाओ। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाओ, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाओ, परिवारों को खुशहाल बनाओ। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाओ, परिवारों को खुशहाल बनाओ। शिक्षित नागरिक का फर्ज निभाओ, इस जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाओ। शिक्षित नागरिक का फर्ज निभाओ, इस जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाओ। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर तरीके से जनसंख्या नियंत्रित तो हो जाए तो हमारा देश और भी तरक्की करे, क्योंकि सीमित संसाधन है, उसी में से ही सबको खाना है, उसी में से ही कमाना है। तो लोग कम होंगे तो और ज्यादा हम एक स्तरीय जीवन जी सकेंगे। इसलिए जनसंख्या का नियंत्रित होना बहुत जरूरी है। तो बहुत सुंदर विचार रखे बेटा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तम, बहुत ही उत्तम विचार थे आपके। अब मैं स्तुति शुक्ला जी, जो हमारे साथ कर्नाटक से जुड़ी हैं, उनको बुलाना चाहूंगी। वो पेपर बैग पे अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू स्वरा मुझे बुलाने के लिए। आज मैं पेपर बैग के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे इस संगोष्ठी भी विचार, मतलब आप लोगों ने जो टॉपिक्स दिए थे, विचार दिए थे, वो सारे ही अच्छे थे, परंतु मुझे लगा कि पेपर बैग के ऊपर कहना थोड़ा ज्यादा ही जरूरी है, क्योंकि आज से
अभी भी हम देख सकते हैं कि दुकानों में या कहीं पे जाएं तो प्लास्टिक बैग हर जगह हमें मिल जाती हैं। छोटी से छोटी चीज लेनी हो, किसी भी दुकान पर जाएं, हम पहले बोलते हैं कि अरे भैया एक प्लास्टिक दे दो, क्योंकि उसे हमें ले जाने के लिए प्लास्टिक हमारे लिए एक तरह से वरदान था। परंतु धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि प्लास्टिक जिसका हम यूज करते हैं या पॉलीथीन, वो धरती के लिए कितना हानिकारक है। वो 50 से 500 साल तक भी नहीं गलता है। इसलिए लोगों में ये जागरूकता फैली कि क्यों ना इसके बदले पेपर बैग का इस्तेमाल किया जाए। परंतु कुछ लोगों का ये भी धारणा है कि पेपर बैग में भी प्रकृति को नुकसान होता है, क्योंकि पेपर भी पेड़ों के द्वारा ही बनाया जाता है। परंतु आज मैं उस विषय को ना छूकर केवल ये कहना चाहती हूँ कि पेपर बैग हमारी प्रकृति के लिए कितना अमूल्य है, क्योंकि पेपर बैग बहुत ही हल्का होता है। उसे आप कभी भी कहीं पर भी ले जा सकते हैं आसानी से। जैसा कि अभी किसी ने लिफाफे के ऊपर एक बहुत ही अच्छा कविता सुनाया था, उन्होंने लिफाफे के बारे में सब कुछ कहा। और पेपर बैग के बारे में बोलना चाहूँ तो विश्व में हम लोग 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय या फिर बोले कि नेशनल पेपर डे मनाते हैं। इसे 12 जुलाई को मनाया जाता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसको मनाने का विशेष कारण यही है कि ताकि हम हमारी प्रकृति को सुरक्षित रख सके प्लास्टिक से। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक कितना हानिकारक हो चुका है, तो ऐसा माना जाता है कि प्लास्टिक या पेपर बैग बनाने की शुरुआत फ्रांसिस वालों ने सन 1952 में किया था। हालांकि ये इतने सफल नहीं हुए थे जब उन्होंने इसको बनाया था, परंतु मार्गरेट एल्सन ने इसे किया था। इसका उन्होंने पुनः निर्माण किया और भी बेहतर जो उन्होंने निर्माण किया था वह उससे बेहतर स्तर पर था। और विलियम वुडेल द्वारा तैयार किया गया पेपर बैग मशीन 12 जुलाई 1959 में पेपर बैग बनाने का जो उन्होंने मशीन बनाई थी, उसके द्वारा हम लोग 12 जुलाई को ही पेपर बैग डे मनाते हैं। और अभी हाल ही में हर साल पेपर बैग डे मनाते वक्त हम लोग कोई ना कोई थीम रखते हैं, यानी उसका एक विषय रखते हैं। तो अभी 2023 में हम लोग ने थीम रखा था कि इफ यू आर फैंटास्टिक डू समथिंग ड्रामेटिक टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक यूज पेपर बैग। तो उसी तरह हर साल अभी हम जुलाई में ही है, तो शायद 12 तारीख को वो फिर से आएगा कि पेपर डे को सेलिब्रेट करें। और मैं चाहती हूँ कि हम सब उसे सेलिब्रेट करें, ना केवल 12 जुलाई को बल्कि हर समय उसका मतलब उसको सेलिब्रेट करें, क्योंकि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। और पेपर बैग इस्तेमाल करने के कई फायदे हैं। देखिए, अगर हम पेपर बैग यूज करते हैं तो पहली बात तो वो बहुत ही हल्का होता है। ऐसा नहीं है कि आपसे कहीं भी ले जा सकते और उसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। उसमें आप अपनी जरूरी चीजें जैसे रोज दूध लेने जाना हो, सब्जियां लेने जानी हो, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम लोग प्लास्टिक दुकानदार से ना मांगे, इसलिए हमें हमारी ओर से कुछ काम करना चाहिए। जैसे कि हमेशा आप अगर स्कूटी में, बाइक में या कहीं पर भी अगर अपने स्व साधन से मतलब कहीं पर भी जाते हैं तो अपने बाइक में या उसमें जरूर एक पेपर बैग रखें। तब ये होगा कि आप जब कहीं दुकान पे जाओगे तो आप वो सामान अपने पेपर बैग में ले सकते हो, ना कि दुकानदार से मांगना कि वो मैं भूल गया एक पेपर बैग दे दो। ऐसा नहीं कह सकते। और दुकानदार आजकल तो ये नियम लागू हुआ है, मुझे नहीं पता बट हमारे कर्नाटक में हुआ है कि प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है वो पूरी तरह से निषेध कर दिया गया है। आपको अगर कहीं पर भी किसी भी दुकानदार के यहाँ प्लास्टिक मिलता है यानी तो उसे दंडित किया जाता है। तो इसलिए अगर प्लास्टिक को हमें कम करना है तो सरकार तो अपनी तरफ से बहुत सारे नियम ला ही रही है, परंतु हमें कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे हम पेपर बैग को ज्यादातर यूज कर सके। और पेपर बैग बनाने से देखिए हमारे कोई मेहनत नहीं लगती। पेपर बैग तो हम लोग घर पर भी बना सकते हैं, कितना आसानी से बन भी जाता है। इसलिए हमेशा अपने गाड़ी में या अगर आप बस में ट्रैवल करते हैं तो अपने पर्स में एक पेपर बैग जरूर रखें, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि अरे याद नहीं हुआ, भूल गए। क्योंकि देखिए ऐसा हम लोग सभी में हम लोग देखिए कहते हैं कि हाँ हम लोग करेंगे, प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग वो काम करते ही हैं, हम लोग भी करते हैं। इसलिए हमेशा कुछ छोटी छोटी बातें अगर हम लोग ध्यान दें तो शायद इस बार जो जुलाई में हम लोग इंटरनेशनल पेपर डे मनाएं तो शायद सच्चे दिल से उसे मना पाए। और इसीलिए हमेशा अपने पास एक पेपर बैग जरूर रखें, चाहे स्कूल के छात्र हो, टीचर्स हो या कोई भी हो, क्योंकि देखिए सभी को किसी न किसी रूप में प्लास्टिक की जरूरत होती ही है। तो उसे कम करने के लिए दुकानदार को बोलने से अच्छा है हम खुद ही उसको कर लें। हम अपने साथ अगर एक पेपर बैग लेकर जाएंगे तो दुकानदारों को भी आसानी हो जाएगी और हमें भी। तो हमें जब भी कोई चीज लेनी होगी बैग में से पेपर बैग निकाल के हम उसमें हमारे सामान को लेकर अच्छे से आ सकते हैं।
तो निष्कर्ष में बस यही कहना चाहूंगी कि पेपर बैग का यूज करने से हम हमारी प्रकृति को बचाएंगे, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रकृति है तो हम हैं, और अगर मनुष्य संतति को बचाना है तो पेपर बैग को ही इस्तेमाल करना है। इतना कहते हुए मुझे यहाँ पे अवसर देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। बहुत सुंदर। आपने सही कहा कि अपने साथ एक पेपर बैग जरूर ले जाएं। और मैं तो ये भी कहूंगी, बच्चों जब भी छुट्टियां आती हैं और आपका मन कुछ करने का नहीं कर रहा हो, तो घर में पड़े हुए अखबारों को उठाइए और छोटे छोटे लिफाफे बनाइए और अपने पास वाली दुकानों में बांटे आइए। तो उससे क्या होगा कि जो पॉलीथिन देता है, वो उसकी जगह वो दवाइयों वाला हो या कुछ और सामान वाला, वो आपके लिफाफे में रख के सामान दे सकता है। और इससे आपकी पर्यावरण की सुरक्षा को अच्छा रखने के लिए आपका एक कदम होगा। और ये आपका एक छोटा सा कदम भविष्य में बहुत बड़ा आपका सहयोग प्रदान करेगा आपकी ओर से। क्योंकि पेपर आपके घर में आते होंगे, न्यूज़पेपर जो समाचार पत्र हैं वो, उनसे आप छोटे-छोटे से लिफाफे बना के, बहुत आसान होता है बनाना, उसको ऐसे मोड़ के इस तरफ से गम लगा के जोड़ दीजिए और नीचे से ऐसे कर दीजिए, बन गया बस लिफाफा, आसान है। और उन कुछ आपने सोच लिया 100 लिफाफा, 50 लिफाफा, पास वाली दुकान वाले को दे आए कि भैया इसमें सामान रख के दे देना आप। तो वो क्या उतनी तो पॉलीथिन नहीं देगा ना तो दूसरों को। तो प्लास्टिक का उपयोग जहर के समान है, कैंसर हो रहा है इससे और बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। कूड़े में जाता है, पशु मर रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। और आप जितना अधिक इस तरह से उपयोग करोगे, उतना पर्यावरण की सुरक्षा होगी। और आदरणीय श्री हरिराम वाजपेयी सर हमारे साथ आ चुके हैं इस पटल पर। देखिए तिलक लग रहा है सर का, भव्य स्वागत हुआ है। आदरणीय सर हिंदी परिवार इंदौर के अध्यक्ष हैं और हमारे विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के आजीवन सदस्य बन चुके हैं। स्वागत जी करती हूँ। रश्मि जी, मैं जुड़ चुका हूँ बच्चों के बीच में और इन बच्चों को देख करके बड़ी खुशी हो रही है। मुझे लगा कि मैं उज्जैन से निकल तो गया, इंदौर भी आ गया हूँ, लेकिन आपके समय तक मैं अपने कार्यालय नहीं पहुँच पाता, इसलिए मैं चलती गाड़ी में ही शामिल हो गया हूँ। अध्यक्ष महोदय भी दिख रहे हैं और ये प्यारे प्यारे बच्चों की जो मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, ये मुझे बहुत प्यारी लग रही है। और इन सबके चेहरे पर मुझे रश्मि दिखाई दे रही है। अभी एक बच्चे को मैंने सुना है जिसने ये कहा कि प्रकृति है तो हम हैं। अगर ये छोटे छोटे बच्चों के मुंह से हम सुन रहे हैं तो ये एक महामंत्र है जो बड़े लोग नहीं कह पाते हैं, वो बच्चों ने कहा है। और इन बच्चों की कही हुई बातों को हमें मूर्त रूप देना है। तो मैं चाहूंगा कि 2-1 बच्चों को मैं और सुनूं, फिर मैं अपनी बात भी कहूंगा। तब तक अभी रास्ते में हूँ जी। ठीक है स्वरा, अगली प्रतिभागी बेटा, आपका माइक बंद है स्वरा। जी मैम। अब मैं मुख्य अतिथि उद्बोधन के लिए नितेंद्र भैया को बुलाना चाहूंगी कि वो आकर अपने विचार प्रस्तुत करें, पर उससे पहले मैं उनके बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगी। नितेंद्र भैया यक्षगान करते हैं। हम लोग को यक्षगान हम लोग ने पहली बार सुना होगा, तो मैं आपको यक्षगान के बारे में थोड़ी सी जानकारी देती हूँ। यक्षगान एक पारंपरिक कला रूप है। यक्षगान को शास्त्रीय रूप में विकसित किया गया है और ये कर्नाटक के सबसे महान कला रूप में विकसित हो रहा है। इसमें नृत्य, गीत, संगीत, नाटक, अभिव्यक्त, वेशभूषा, श्रृंगार, ऐसे कई सारी चीजें आती हैं। खेल में भैया हाई जंप और लॉन्ग जंप भी खेलते हैं। चंडी वाद्या भी करते हैं। चंडी वाद्या एक विशेष प्रकार का वाद्य होता है जो गणपति विसर्जन इत्यादि मंगल कार्यों में बजाया जाता है। इनको बुक्स रीडिंग का भी शौक है और इन्होंने एनसीसी में सी प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया है। अब मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप अपने विचार स्वागत है नितेंद्र जी, बहुत सुंदर परिचय। और सचमुच एनसीसी में बी और सी सर्टिफिकेट मेरे पास भी है, तो मुझे बड़ा कहते ना कनेक्शन में बैठ गया है, बहुत अच्छा लगा है। स्वागत है आपका, इतनी विविध कलाओं के ज्ञानी हैं आप। अच्छा लगा, आप गौरवान्वित हैं हम आपको इस मंच पर पाकर। स्वागत। थैंक यू मैम। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संसद प्रायोजित आभासी गोष्ठी में
पार्टिसिपेट करते हुए सभी बच्चों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और सभी गण्य व्यक्तियों को मेरा नमस्कार करते हुए मैं एक कहना चाहता हूँ कि ये एक अनोखी कार्यक्रम है, जिसमें कि दिए हुए विषयों के लेकर प्रश्नोत्तर का चर्चा हुआ। इससे बच्चों का अधिक में ज्ञान का परिपाठ होता है और बच्चों का ज्ञान भी अधिक ज़्यादा हो जाता है। जिस तरह नेहाश्री जी, अब्दुल समद जी और रोशनी जी, जुनेद खान जी, अस्तुति जी जो हमारा मंगलूर से है, जिन्होंने प्लास्टिक के बारे में ज्ञान दिया, मतलब वर्ल्ड पेपर डे के बारे में बात किया। जिन सबको देखते हुए मुझे ये लगता है कि इनका ज्ञान का जो इन्होंने बताया है वो बहुत अच्छे से बताया है, जिनको हमको हमारा जीवन में लगाना चाहिए। पहले मैं विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में बात करना चाहता हूँ। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, जिससे कि जो जनसंख्या का समस्या है उनके बारे में चर्चित करते हैं और जिस तरह जनसंख्या ज़्यादा होने से हमारा वर्ल्ड में इफेक्ट होता है उसके बारे में बात किया जाता है। और बाद में गुरु पूर्णिमा के बारे में बात करते हुए हिंदू धर्म में गुरु को एक भगवान का स्थान दिया गया है, क्योंकि जीवन में गुरु के बिना सच्ची मार्ग का राह कभी नहीं मिल सकता। हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा दिवस पर गुरु पूर्णिमा का मनाया जाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरुओं को पूजा करते हैं और इस दिन का शुभकामनाएं देते हैं। धर्म पुराणों के अनुसार आषाढ़ मास के पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। जिस तरह नेहाश्री जी ने बताया कि वेदव्यास जी के कारण ही गुरु पूर्णिमा को मनाया जाता है। और पेपर बैग डे को हम 12 जुलाई को मनाते हैं। पेपर बैग डे का महत्व क्या है कि जो पेपर बैग है वो अधिकतर हम यूज करना चाहिए, नहीं तो अभी ज्यादातर प्लास्टिक बैग का यूज करते हैं, जिससे हमारा परिसर की प्रदूषण होता है, एनवायरमेंटल खराब होता है। जिस सबको हम याद करते हुए हमको ज्यादा से ज्यादा पेपर बैग का यूज करना चाहिए। पहली बार अमेरिका में पेपर बैग को बनाने वाला मिशन को तैयार किया गया था, जिसको मेरा मैम ने एक बार पढ़ाया था तो याद है। किसने बनाया था वो नहीं याद, बनाया था अमेरिका में वो याद है बस। और जिसके बाद मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में अब्दुल शामत जी ने जो कविता से उनका परिचित किया वो बहुत अच्छी थी। प्रेमचंद जी का रचना का संसार बहुत बड़ा और समृद्ध है। उन्होंने बहुत कहानियां, नाटक, उपन्यास, लेख और बहुत कुछ लिखा है। उनको उपन्यास का सम्राट भी कहते हैं, कहला जाता है। प्रेमचंद जी का उपन्यास में गोदान सबसे ज्यादा मशहूर और इसको विश्व साहित्य में भी उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान में मिला है। इस तरह मैं मेरा ये छोटा भाषण को पूर्ण विराम देता हूँ। अवकाश देने के लिए सबको धन्यवाद। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। नितेंद्र जी, आप कौन कौन सी भाषाएं बोल लेते हैं? मैम कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी बहुत और अच्छा। तुलु। हाँ, देखिए मुझे समझ में आया इनके बात करने के तरीके से, हिंदी में जिस तरह से वो बोल रहे थे कि इनको देखो 4 भाषाओं का ज्ञान है और ये बहुत अच्छी बात है। जितनी ज्यादा भाषाओं का ज्ञान होता है हमें, उतना ज्यादा हम साहित्य पढ़ सकते हैं अलग अलग तरीके का। और क्या आप हिंदी में लिख भी लेते हैं बेटा? हाँ मैम, मैं हिंदी में लिखता हूँ। बहुत बढ़िया। मैं अभी हिस्ट्री और पॉलिटिकल स्टूडेंट हूँ। पहले मैं हिंदी का लैंग्वेज में पार्ट ले रहा था। जी जी। रश्मि मैम मेरे को गाइड करते हैं अभी। यहाँ भी रश्मि मैम है तो मेरा हाँ, नाम भी रश्मि रश्मि है। मैम है। तो बहुत अच्छा लगा कि आप 4 भाषाओं में बात कर लेते हो और 4 भाषाओं को लिख थैंक लेते यू। हो। और 4 भाषाओं को लिखने का मतलब है आप रोमन लिपि में लिख लेते हो, देवनागरी लिपि में लिख लेते हो और एक कोई
साउथ की भी किसी दक्षिण भारत की भी किसी लिपि में लिखते होगे शायद। तो अच्छा है, हाँ। जितना भाषाओं का ज्ञान रहता है मस्तिष्क का उतना ही विकास होता है और उतना ही साहित्य हम पढ़ सकते हैं, उतना ही ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। बहुत सुंदर बेटा, आपने बहुत अच्छा बोला जी मैम। और इस मंच पर आते थैंक यू रहिए। मैम। ऐसी ही हमारी कामनाएं। और एक बार फिर चलते हैं हम। जी मैम। आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका, आप पधारे इस मंच पर। सर, अब सभी के उद्बोधन और विचार हो चुके हैं, तो अध्यक्षीय भाषण के पहले आपको दोबारा मैं बुलाना चाहूंगी। आदरणीय श्री हरिराम वाजपेयी सर से हम एक बच्चों के लिए कविता भी सुनेंगे, सुंदर सुंदर सी। और सर का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से। स्वागत है आदरणीय श्री हरिराम वाजपेयी जी, अध्यक्ष हिंदी परिवार इंदौर से। आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे हैं हमारे इस मंच पर और बच्चों को आशीर्वचन देने के लिए। स्वागत है सर। धन्यवाद रश्मि जी। अध्यक्ष महोदय को प्रणाम, प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत प्यार। जो चारों विषय आज रखे गए ये बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं जिनके ऊपर बड़े लोग भी कुछ सोचते हैं। उसका एकमात्र कारण होता है कि छोटा पौधा जब लगाया जाता है उसकी परवाह की जाती है और वो धीरे धीरे बड़ा होता है। इन विषयों का ज्ञान बच्चों को जब इस उम्र से आप देना शुरू कर रहे हैं, प्रारंभिक जानकारी दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से बड़े होकर के ये बच्चे इस पथ पर चल करके इसको मूर्त रूप देने का पूरा प्रयास करेंगे। और ये बच्चों के चेहरे कुछ मुस्कुराते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि ये बच्चों के विषय बहुत उनको अच्छे लगे। उन्होंने अपने दिल से जो भी शब्द उनको समझ में आई बात उस पर रखी। अभी हमारे पूर्व वक्ता ने जनसंख्या के ऊपर बात कर ली। पहले के बच्चे ने जो कहा था, मैं उस विषय को लेना चाहता हूँ। सबसे बड़ी समस्या आ रही है प्लास्टिक की। प्लास्टिक का प्रयोग हमारे बीच में इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ये जानने के बाद भी कि प्लास्टिक बहुत नुकसानदायक होता है पर्यावरण के लिए, प्रदूषण के लिए और तमाम बातों के लिए। लेकिन आज स्थिति हो रही कि हमारे घरों के अंदर सजावट प्लास्टिक से हो रही है। ताजे फूल नहीं होते हैं, प्लास्टिक के फूलों से सजावट है। घर के अंदर फर्नीचर प्लास्टिक का है। क्या जितनी चीज़ें, यहाँ तक कि सबसे जो खतरनाक होता है वो प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं जो जिनमें सामान घर का कचरा लेकर के और लोग बाहर फेंक देते हैं, गाय जानवर खा लेते हैं, उनके गले में फंस जाती है, पेट की बीमारियां हो जाती हैं। ये तमाम सारी बातें बच्चों के शायद ध्यान में नहीं आती और आती है तो वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते हैं। रश्मि जी ने अभी कागज की बात कही, थैलियों की बात कही, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा प्रयोग आपने बताया। हम सबके घरों में करीब करीब सभी के घर में अखबार आते हैं। हम शुरुआत कहाँ से करें? आगे से काट कोट से ले लें। हम शुरुआत कहाँ से करें? हमारे घर में जो अखबार आते हैं, बच्चे ध्यान से सुने, आपके घर में जो अखबार आते हैं प्रायः घर के बड़े लोग अखबार पढ़ते हैं, माँ बाप या भाई बहन, और लापरवाही के साथ उसको सोफा सेट पर या कहीं भी छोड़ देते हैं। बच्चे यहाँ से शुरुआत करें कि अखबार पढ़ने के बाद उनकी घड़ी बना करके व्यवस्थित रूप से पहले रखना सीख जाएं। आज का काम हो गया, शाम को रख दिया। यदि कोई व्यक्ति बाद में मांगे कि आज का अखबार कहाँ है तो उसको उठा के दिया जा सके। ये सारे अखबार रखने के बाद जब इकट्ठे हो जाएं, हम क्या करते हैं कि रद्दी वाला आता है, 8 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए किलो में लेकर के चला जाता है। उनकी क्या स्थिति होती है? बच्चों में क्रिएटिविटी ये होना चाहिए, कला सीखना चाहिए कि उन बच्चों से, जैसा कि रश्मि जी कह रही थी, उनको छोटे छोटे लिफाफे, भले कहीं भी काम में आ रहे हो। आप देखिए कि दवा की दुकानों में या छोटी छोटी दुकानों पर जो दवाइयों की गोली दी जाती है वो प्रायः लोग कागज की थैलियों में ही बने हुए देते हैं, प्लास्टिक की जगह पर। उनमें घर की चीजें भी रखी जा सकती हैं। हाँ भाई, तब ले लीजिए किताब, वहां से रखी जा सकती है। अरे नीचे नीचे रोड है भैया। और इसके बाद आगे चले, मैं गाड़ी में थोड़ा सा, और इसके बाद उन थैलियों का प्रयोग शुरू हो जाएगा। अब समस्या ये होती है कि हमें कपड़े की थैलियों का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। बच्चे हों या बड़े हों, हम अपने घर से जब चले तो कपड़े की थैली बाजार में जाते वक्त छोटी सी ले करके चले। उससे क्या होगा, कागज का प्रयोग कैसे भी करोगे, कागज बनता है पेड़ों से, और जितना कागज बनाया जाएगा किसी भी रूप में उतने पेड़ हमको काटना पड़ेंगे। और अगर पेड़ कटते चले जाएंगे तो स्थिति वही होगी, प्रकृति हमारी विनाश के पथ पर चली आएगी। और जब प्रकृति ही नहीं होगी तो हम अपना विकास कैसे कर सकते हैं? तो प्रकृति को बचाने के लिए पेड़ों को बचाना जरूरी है। और अगर कागज चाहिए
तो उसके दूसरे रूप हो सकते हैं कि अधिक से अधिक हम कपड़े की थैलियों का प्रयोग करें जो मजबूत भी होती है। थोड़ा और आगे ले लिए, एक मिनट में जरा मैं ऑफिस में उतर रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, बस यहाँ पर सामने, यहाँ दरवाजे के सामने उतार दीजिए। चाय पीने को अभी आप लोग? नहीं, मैं रश्मि जी 1 मिनट गाड़ी से उतरते हुए मैं घर तक नहीं जा रहा हूँ, है? और मैं बच्चों के साथ जुड़ भी रहा हूँ यहाँ पर। चलिए, धन्यवाद। देखिए, आप बच्चे देख रहे हो कि लगभग 80 साल की है और आप लोगों को बहुत धन्यवाद आपको। कितना उनका इच्छा है मन से हृदय से कि वो आप लोगों से मैं अपने ऑफिस में ही उतर गया हूँ समिति में। आपको चलिए वहाँ से बच्चों को भी आपको भी दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए, हमारे शायद थोड़ी बहुत समिति दिख रही होगी। यह है मध्य हिंदी साहित्य समिति का विशाल भवन, जहाँ पर मैं उतर गया हूँ मुझे घर जाने के बजाय, क्योंकि एक कार्यक्रम है। ये थोड़ा सा ये बता रहा हूँ आपको, झलकियाँ दिखाते हुए थोड़ी सी देख लें, और इसके बाद फिर मैं बैठ करके दिख रहा होगा शायद ये एक थोड़ी सी झलकी, शायद थोड़ी सी निगाह आपको बच्चों को दिख गई होगी। ये मध्य हिंदी साहित्य समिति है। तो मैं ये कह रहा था कि कागज का उपयोग जहाँ पर है हमारे घर में, जैसे अभी रद्दी कापियाँ हो जाती हैं लिखने के साल के भर के बाद, वो रद्दी वाला लेकर के चला जाता है। एक कापी बनाने के लिए, कागज़ बनाने के लिए कितने पेड़ों को अपनी बलि देना पड़ती है, कैसे भी रूप में, और उसका सदुपयोग अगर हम नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने पैर पर अपने हाथ से ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम क्या करें, अधिक से अधिक कपड़े की थैलियों का प्रयोग करें, जो प्रायः लोग नहीं ले जाते हैं। कपड़े की थैली मजबूत भी होती है। कपड़े की थैली का प्रयोग करने से क्या होगा कि कागज़ हमारा बचेगा, कागज़ बचेगा तो प्रकृति भी बचेगी। तो कपड़े की थैली बनाने का अगर पुराना, रश्मि जी आपको भी ध्यान होगा, और एक और हमें महोदया जी दिखाई दे रही हैं, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। हमारे घरों में क्या होता था कि साड़ियाँ या और दूसरे कपड़े जब पहनने के काम नहीं रहते थे तो उनको काट करके और उनकी भी थैलियाँ बना ली जाती थी। साड़ी रंग होती थी, उनकी जो थैलियाँ बनती थी वो देखने में सुंदर लगती थी, बाजार में ले जाने में सुंदर रहती थी, वो मजबूत भी रहती थी। आज हम इस रास्ते पर आ गए हैं कि इनको उठा करके फेंक देते। बर्तन वाले आते हैं कि भाई वो पुराने कपड़े साड़ियाँ पैंट दे दीजिए। हम छोटी छोटी चीज़ें खरीदने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें उनको दे देते हैं जो कीमती भी होती हैं, बहु उपयोगी होती हैं, लेकिन हम अपने छोटे से लालच के लिए ये भूल जाते हैं कि इनका उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। किसी विदेशी ने कहा था कि अगर किसी चीज़ का पुनर्प्रयोग सीखना हो तो भारत से सीखिए। एक साड़ी पहनने से जब रोक दी जाती है, महिला कह देती है, फिर उसके टुकड़े होते हैं, उनको गद्दों पर चढ़ाया जाता है, रजाइयों पर चढ़ाया जाता है, सोफा सेट पर गंदगी नहीं आए, धूल नहीं आए तो उस पर डाल दिया जाता है। और जब कामकाज होता है कहीं पर इनके धूल से बचाने के लिए वही डाले, फिर टुकड़े होते हैं, फिर उनको सफाई में काम लिया था। फिर हमारे घर में कार स्कूटर है, उसकी सफाई में लेते हैं, उसके बाद भी टुकड़ा बच जाता है तो जूते की सफाई जहाँ होती वहाँ वो टुकड़े पड़े रहते हैं। इसके बाद भी कहीं होता है तो और भी कहीं लेते हैं। एक कपड़े का कितना प्रयोग हमारे घर में भारत के लोग जानते हैं, फेंकना तो जानते ही नहीं है। आज सवाल ये है कि ये चीज़ हम बच्चों को नहीं बता रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे? हम खुद नहीं करते। जब तक हम बच्चों के सामने उन चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे, बच्चे हमारे कहाँ सीखेंगे। हम बड़ों को प्रणाम नहीं करेंगे तो बच्चे बड़ों को कैसे प्रणाम करना सीखेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम अधिक से अधिक कपड़े की थैलियों का प्रयोग करें, जो ज़्यादा उम्र वाली होती हैं, ज़्यादा सामान आ सकता है, ज़्यादा मजबूत होती हैं। कागज़ का कम से कम प्रयोग करें, और यदि जो कागज़ हमारे पास पढ़ने लिखने से बची हुई कापियाँ हैं, अखबार हैं, इनको बच्चों के साथ घर के लोग बैठे, जब कागज़ की नाव बनाना अच्छी तरह जानते हैं। अब तो दुर्भाग्य ये है कि किसी ने, शायर ने बहुत अच्छा कहा है रश्मि जी, कि गली की वो गलियाँ भी सूनी हो गई जहाँ पर बरसात में बहती थी छोटी सी नदी, क्योंकि अब उनमें बच्चे कागज़ की नाव नहीं बहाते हैं, वो मोबाइल से जुड़ चुके हैं। तो उन बच्चों को जो कागज़ की नाव बहा करके तालियां बजाते थे, उनको बताया जाए कि कागज़ की नाव कैसे बनती है, ये कागज़ की थैलियाँ कैसे बनती हैं, कागज़ के रंग बिरंगे कागज़ आते हैं तो उनका प्रयोग कैसे हो सकता है, और ये बच्चों को अगर सिखा दिया जाए तो मैं निश्चित रूप से सोचता हूँ कि ये जो विश्व हिंदी सेवा संस्थान के माध्यम से बच्चों की संसद है, संसद बहुत बड़ी ताकत होती है। सिर्फ दिल्ली की संसद ही ताकत नहीं होती है, ये बच्चों की संसद तो उससे भी ज़्यादा ताकतवर होती है। और इस संसद में जो बच्चे सीख के जाएंगे, यहाँ से जो बातचीत होगी
जब वो घर में अपने उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से घर की काया बदल सकती है। घर के बड़े लोगों को एक मार्गदर्शन मिल सकता है कि हमारे घर के बच्चे किस प्रकार से काम करते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ देर से शामिल हुआ, माफ़ी भी चाहता हूँ। मैं उज्जैन से निकल करके और ये लगा कि शायद शामिल नहीं हो पाऊँगा, घर तक पहुँचूँगा फिर देर हो जाएगी, तो मैं इसी जगह पर उतर गया हूँ और थोड़ी सी बच्चों से चर्चा भी की है। और दो इन पंक्तियों के साथ, चूँकि इस समय पेड़ लगाने की बात हो रही है, हमारे इंदौर में 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य लिया गया है। 51 लैक्स, बताइए कितनी बड़ी बात हो रही है। ये कैसे पूरा होगा, मैं इन दो पंक्तियों के साथ और हमारे साहित्य सभा समिति के सभागार का पीछे का बैकग्राउंड आ जाएगा, शायद आपको दिख जाएगा। मैं यहाँ से ये दो पंक्तियाँ बोल रहा हूँ, शायद दिख रहा है रश्मि जी आपको? हमारे दिख रहा है। एक पेड़ हम लगाए एक लगाओ तुम, कि एक पेड़ हम लगाए एक लगाओ तुम, नाच उठे धरती भी छम छमा छम छम, कि नाच उठे धरती भी छम छमा छम छम। ज़्यादा नहीं लगाना है, एक लगाओ, लेकिन आपको देख करके दूसरे भी उससे प्रेरणा ले सके। और बच्चों को साथ में लीजिए, कैसे पानी डालते हैं, कैसे मिट्टी डालते हैं, कितने डालें। अगर छोटी सी उम्र में होते हैं वो जितनी परवाह कर सकते हैं, शायद हम बड़े नहीं कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद इस बाल संसद को, और आशा है कि भविष्य में जब भी ये संसद लगे तो इस बुजुर्ग बच्चे को जरूर उसमें शामिल करिएगा, तो हमें भी ये बच्चों से कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत सुंदर आपका उद्बोधन सर। एक पेड़ हम लगाएं एक पेड़ तो, और तभी तो बच्चे लिफाफा बना पाएंगे बिंदास, कि एक पेड़ खत्म ना हो। जब पेड़ इतने हो जाएंगे तो बच्चे भी कागज का अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। बहुत सुंदर उद्बोधन सर। और इस संसद की जो विशेषता है, इसको विशेष इसलिए कहेंगे, आपने कहा ना ये भी कम नहीं है ये संसद भी, तो आप इतने बड़े कार्यक्रम से जल्दी भाग के आए कि इस संसद को समय दे सकें। आदरणीय बच्चों, मैं एक 10-5 सेकंड में रश्मि जी समिति की एक झलक दिखा देता हूँ। बच्चे वहीं से बैठे बैठे जो भी भारत के जिस हिस्से में, कि ये हिंदी साहित्य समिति इंदौर का ऐतिहासिक भवन है जो गांधी जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। एक झलक देख लीजिए आप बच्चे, ये सभागार है। ये बच्चे सभागार का गांधी जी ने ही शिलान्यास किया था इसका, तो इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत है, इसलिए आदरणीय सर आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए ये गांधी जी का फोटो में दिखा रहा हूँ, शायद दिख जाएगा यहाँ। देखिए कितनी उत्सुकता है और कितनी बिल्कुल थकान नहीं है आप लोगों के लिए सर को, इसीलिए बात संसद का महत्व बढ़ जाता है। त्रिपाठी सर ने भी अपनी जो काम था उसको छोड़कर यहीं बने रहना, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़ें और आप लोग यहाँ से कुछ सीख कर जाएं। बच्चों के लिए कितना कुछ देना चाहते हैं, इसलिए 125 साल पुराना ये भवन है। और मुझे खुशी है कि इस भवन में यहाँ पर मुझे हिंदी की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। तो इस झलकी के साथ बच्चों को मुझे आशा है कि यहाँ से देख करके उनको भी अच्छा लगेगा और लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। सर बच्चों को ही नहीं, हम बड़ों को भी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ मैं आपके लिए, जो कि आप इतने समय की व्यस्तता के बावजूद आप जुड़े इस कार्यक्रम से। आपका बहुत बहुत आभार। और इस कार्यक्रम में आपको पाकर हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जी स्वराजी कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, समय हो रहा है क्योंकि कार्यक्रम का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमको प्लास्टिक बैग्स कम करना और कैसे हमको कपड़ों के बैग ज़्यादा यूज़ करने चाहिए उसके बारे में बहुत अच्छे से हम सभी को बताया। इसमें मैं भी आप सभी को बताना चाहूँगी कि मेरे स्कूल में हर हफ्ते हम लोग से पेपर बैग्स बनवाए जाते हैं, वो कलेक्ट करवा के फिर उनको ज़ू भेजा जाता है, क्योंकि ज़ू में जैसे जो हम लोग खाना वगैरह खाते हैं तो अगर वो हम लोग चिप्स का जो पैकेट होता है वो प्लास्टिक का होता है, तो उसको कम करने के लिए तो ज़ू में उसको बांटा जाता है और ज़ू में हम लोग को खाना उसी में दिया जाता है। बहुत बढ़िया। और जो आसपास की शॉप्स होती हैं उसमें भी मेरे स्कूल से हम सभी बच्चे जाके वो स्कूल से और फिर देते हैं पेपर बैग्स, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया बताया। और मैम आपने बहुत अच्छा बताया था कि हम लोग वाकई में खुद से भी घर पे बैठ के बना सकते हैं और अपने आसपास की शॉप्स में दे सकते हैं, जिससे प्लास्टिक का यूज़ कम होगा। और मेरी दादी तो पेपर जो वो होते हैं साड़ियाँ होती हैं उनकी पुरानी, उनसे बैग्स बनाती हैं, पुराने पर्दों से बैग्स बनाती हैं। तो मेरे घर पे तो बहुत सारे ऐसे बैग्स हैं, हम लोग यूज़ भी करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है।
बहुत और अब मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी सर, जो कि अध्यक्ष विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज के अध्यक्ष हैं, उनको मैं बुलाना चाहूंगी। वो आए और अपना अध्यक्ष भाषण प्रस्तुत करें। स्वागत है सर आपका। सर राष्ट्रीय धन्यवाद पुरस्कार स्वरा जी। प्राप्त हैं और जिस काम के लिए सर कह रहे थे, सर न्यायालय में किशोरों के लिए ही काम करते हैं, तो आप सोचिए कि इनका यहाँ होना एक विशेष अपना महत्व प्रदान करता है इस कार्यक्रम को। स्वागत है सर, सम्मान आपका, इस अभिनंदन। धन्यवाद स्वरा जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद रश्मि जी। आज विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज के तत्वावधान में आयोजित 37वीं आभासी बाल संसद की इस गोष्ठी में आज के विशिष्ट अतिथि परम श्रद्धे आदरणीय हरेराम वाजपेयी जी, जो हम प्रतिस्पर्धा में अभी 8 सीढ़ियां हम पीछे हैं, आपकी तुलना हम नहीं कर सकते हैं। अभी 8 सीढ़ियां जब क्रॉस करेंगे तब हम आपके बराबर पहुंचेंगे, तब तक आप और आगे बढ़ जाएंगे। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन बच्चों के बीच रह करके। और आज के मुख्य अतिथि नितेंद्र जी मंगलुरु के, इन्होंने भी अपनी जो 4 भाषाओं को इस रूप में एकीकृत किया, इनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। फरतुन निशा जी सह प्रभारी हैं इसकी, इन्होंने भी तमाम बच्चों को जोड़ा इसमें। और आज हमारे एक प्रिय साथी हमारे ही नाम के यादव जी नहीं दिखाई पड़े, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा लगा कि उनके कुछ प्रतिभागी जो जोड़ते थे बच्चों को वो नहीं दिखाई पड़े, ओम प्रकाश यादव जी। तो ये पहली बात हो पाया था, कांटेक्ट नहीं हो पाया था उनसे। अच्छा, क्योंकि वो भी बहुत उत्सुक रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर जितने भी इस कार्यक्रम को जिसने आयोजित किया, जिसने संकल्पना को पूर्ण करने का जो एक बीड़ा उठाया और जिसने इस संस्थान को सींच करके भावनाओं से बहुत आगे बढ़ाया, अपनी कल्पना और कल्पना की ऊंची उड़ान के माध्यम से पूरे विश्व के पर हिंदी को लाने का प्रयास किया, ऐसे सचिव डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी जी को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि इन्होंने जो आज के कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का जो इन्होंने कार्यक्रम रखा है, ये बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के स्तरोन्नयन के लिए और बच्चों के ज्ञानवर्धन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विभिन्न विषयों पर इस पर चर्चा करते हैं और बच्चों में बड़ी उत्कंठा होती है कि हमारा हाथ सबसे पहले उठे। इसलिए ऐसे समर्पित व्यक्ति को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाली मैसूर से कृष्णामणि श्री जी, अनीता मैम जी, मधु भमानी जी, और इसमें जो कार्य जिन लोगों ने अपने अपने व्याख्यान दिए, जिन बच्चों ने, महेश्री, आबिदा, प्रदीप, अबू समद और स्तुति, यचिका, इन सब ने बहुत ही सुंदर ढंग से विभिन्न विषयों पर इस कार्यक्रम को एक रोचक बनाया और ऐतिहासिक बनाने का प्रयास किया। आज मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले नेश्री ने अपने उद्बोधन में बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया और बताया कि वेद व्यास जी जो महाभारत के रचयिता थे, जिन्होंने वेदों की भी रचना की, उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर यह गुरु पूर्णिमा का यह पावन पर्व आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष का यह पर्व 21 जुलाई को जो रविवार के दिन होगा, ये मनाया जाएगा। इसमें गुरु की महिमा और गुरु की गुरुता और गुरु का व्यापक रूप जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रयास करता है, उसका वर्णन इन्होंने नेश्री जी ने जो अलीगढ़ से पधारी थी, इन्होंने इस पर व्यापक स्वरूप दिए। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम जो हुआ उसमें प्रेमचंद जी के बारे में और तमाम प्रश्नों को जो भी आज के विषय रहे उन विषयों से संबंधित और तमाम ऐसी भी चीजें पूछी गई बच्चों से जो बहुत ही आवश्यक हैं। जैसे द्विवेदी जी ने एक बात बहुत अच्छी पूछी कि पूजा हम करने जाते हैं जब मंदिर में, वहां तो तमाम बल्ब जलते रहते हैं, फिर भगवान को दीप क्यों जलाते हैं? ये बात बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी ओजस्वितापूर्ण है, क्योंकि भगवान को वो भी थकान महसूस न हो, ऐसे उनके
चारों तरफ हम दीप प्रज्वलित करके एक ऊर्जा प्राप्त करते हैं और वहाँ की नकारात्मकता को हम भगा करके आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अनुष ने, अच्छा हाँ, आज जो कार्यक्रम हुआ इसमें स्वरा ने अपना पहला परचम फहराया और दूसरे पर यशिका थी और तीसरे पर नेहश्री, एक नई बालिका जो स्तुति शुक्ला है, उसने भी बहुत ही सुंदर ढंग से एक प्रश्न का उत्तर उसने बहुत ही दिया। इसके लिए मैं उसको भी शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े। अनुष जी जिन्होंने जनसंख्या दिवस पर अपने व्याख्यान दिए और उन्होंने बताया 1989 से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कार्यक्रम मनाया जाने लगा है। निश्चित रूप से जनसंख्या हमारे लिए बोझ जरूर है, लेकिन आपको बता दें कि बड़े भाग मानुष तन पावा, हमारा जो मनुष्य का शरीर है वह बड़े बहुत महत्वपूर्ण है। और तमाम गुणों के बाद जब मानवता आती है, मनुष्य पैदा होता है और उसको बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक मान करके हर व्यक्ति का परिश्रमी हो, उद्यमी हो और अपने अपने शक्ति और सामर्थ्य को सृजनात्मकता की ओर ले जाएं, तो कहीं भी हमारी जनसंख्या भी कहीं बाधक नहीं होगी और हमारा बहुत तेजी से विकास भी हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि जब सारे के सारे अकर्मण्य हो जाएंगे तो पशु से भी बदतर जब हो जाएंगे तो वो बोझ बन जाएगी। इसलिए जनसंख्या हमारे लिए आवश्यक भी है और कहीं कहीं ये बोझ भी हो सकती है। इस पर हमें नियंत्रण करने की जरूरत है, क्योंकि छोटा परिवार सुखी परिवार। और लेकिन मेरा मानना है कि संयुक्त परिवार एकाकी परिवार से बहुत लाख गुना अच्छा था, जहां तमाम मानवीय मूल्यों की, मानवीय गुणों की पराकाष्ठा निर्धारित होती थी और सारी चीजों को ऐसे परिवार में सीखने का एक अवसर मिलता था। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो अपने परिवार से शुरू करता है और अपनी बेवड़ी से जब बाहर निकलता है तो गांव गिराव से, समाज से, समुदाय से बहुत कुछ सीखते हुए समाज का एक अच्छा सिपाही बनता है, समाज को एक स्वरूप देता है। आज के इस कार्यक्रम में सीमा वर्मा जी, पुष्पा शैली जी और मधु भंभानी जुड़ी हुई हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपने बहुत ही मूल्यवान समय दे करके इन बच्चों का, इस संसद को आपने गौरवान्वित किया और बच्चों के अंदर में बहुत कुछ आपने एक प्राण फूका, इनके अंदर ओजस्विता लाई। इसके लिए आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यशिका चतुर्वेदी जो मंगलुरु में हम लोग साथ गई हुई थी और इसके बहुत इसके अंदर छिपा हुआ है। हर बच्चा भारत का नहीं, पूरे देश का हर बच्चा अति विशिष्ट है और सभी के अंदर लाखों करोड़ों गुण भरे हुए हैं। केवल उनको रोशनी देने की आवश्यकता है, केवल की आवश्यकता है, उनको रचनात्मकता की जरूरत है, उनको रचनाशीलता की जरूरत है और इस माध्यम से आवश्यकता है। यशिका चतुर्वेदी ने गुरु पूर्णिमा पर बहुत सुंदर ढंग से रामचरितमानस की चौपाइयां सुनाई। बंदों गुरुपद पदुम परागा सुरज सुवास सरस अनुरागा। बहुत अच्छा लगा कि रामचरितमानस का जिसने पाठ करना सीख लिया, रामचरितमानस की जो पंक्तियां याद कर लिया, मानवता और मानवीय मूल्य। मनीषा जी अपना माइक बंद कर लीजिए। मनीषा जी, मानवीय मूल्य निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और इस तरीके से हर बच्चे के अंदर बहुत बड़ी शक्ति छिपी हुई है। अब अब्दुल समद ने मुंशी प्रेमचंद पर एक कविता सुनाई, बहुत अच्छा लगा। मुंशी प्रेमचंद जी का जो साहित्य है वह यथार्थ की धरा पर पूरे दुनिया को और आने वाले पूरे संतति को एक बहुत बड़ी सीख देगा, क्योंकि वो कहानीकार भी, उपन्यासकार भी और हर गुणों से परिपूर्ण थे। और आज़ादी की लड़ाई में जो उन्होंने सोजे सराज जो अखबार निकाला, उस पर सरकार ने, उस समय की अंग्रेज सरकार ने उनको दंड दिया और दंड के परिणाम स्वरूप उन्हें काफी यातनाएं झेलनी पड़ी। और धनपत राय नाम उनका था और धनपत राय का नाम का जब उनके ऊपर लग गया सेंसर कि वो कोई भी कुछ नहीं लिखेंगे, तब उनका नाम प्रेमचंद बन करके उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। और उनके जो गोदान है, कफन है और ईदगाह है, तमाम है ऐसी कहानियां जो हमारे आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ प्रकाशमान करती रहेंगी। इस तरीके से बच्चों के अंदर भी ये चीजें आज शुरू हो रही हैं, जो हम बड़ों को भी
एक ज्ञान दे रही हैं और इन बच्चों से भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि हमसे बच्चे कम सीख रहे हैं, बच्चों से हम ज्यादा सीख रहे हैं। और इस समय तो मैं सचमुच बच्चों के न्यायालय में हूँ तो बच्चा ही हूँ। अब मैं छोटा बच्चा हूँ, बड़े बच्चे के रूप में भाई वाजपेयी जी हैं, तो हम दोनों जो है बच्चे ही हैं यहाँ पर। आज के इस संसद में हम लोग छोटे और बड़े दो बच्चे हैं, इन लोगों के बराबरी वाले हैं और इनसे भी हम सीख रहे हैं। हम इनको सिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। रोशनी अहिरवार जो गुरु पर एक भावपूर्ण कविता उसने गुरु पर सुनाया, बहुत ही अच्छा लगा कि गुरु के प्रति इनके अंदर हमारे विचार से गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु जो है होता है निश्चित रूप से भगवान का भी ज्ञान देता है, वहां तक पहुंचाता है। और उस गुरु का अगर हम सम्मान करते हैं, हमारे पास तमाम ऋण है, गुरु ऋण है, पितृ ऋण है, मातृ ऋण है, इसके अलावा सामाजिक ऋण भी है, प्रकृति का भी ऋण हमारे ऊपर है। हम सारे ऋणों की को पूर्ति तो कर लेते हैं, लेकिन एक ऋण ऐसा होता है जिसकी हम पूर्ति नहीं कर पाते हैं। वह ऋण है जब हमारी अस्थियां, हमारी शव जब हमारा जलाया जाता है, तो जो लकड़ियां हमारे मोक्ष में जो प्रयुक्त की जाती हैं, उनका हम ऋण कैसे चुका पाएंगे? तो उनका ऋण केवल एक प्रकार से हम चुका सकते हैं कि अनेक पौधे लगा करके हम उस ऋण को भी आने वाले समाज को, आने वाली पीढ़ी को बता दें। तो पौधे लगा करके हमारा वह निश्चित रूप से मेरे द्वारा लगाया हुआ, हर बच्चे के द्वारा लगाया हुआ जो पेड़ है, वह आने वाली पीढ़ी को वह सुख प्रदान करेगा जो एक सीढ़ी के परंपरागत तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। जुनैद खान ने लिफाफा को बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से समझाया। वास्तव में अभी हमारे आदरणीय वाजपेयी जी ने भी बताया कि लिफाफा निश्चित रूप से हमारा सबसे ज्यादा, अगर लिफाफे, ये जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन ने अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान पहुंचाया तो पशुओं को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि गलियों में घूमते हुए पशु उसमें कुछ लगा रहता है, अपने साथ उसको खा जाते हैं और उनके पेट के अंदर जाकर के उनको भी कैंसर हो जाता है, जिनको बचाना मुश्किल हो जाता है। और प्लास्टिक में जितने भी चीज रखे जाएं, चाहे वो तरल पदार्थ हो चाहे ठोस पदार्थ हो, उसका गुण उसमें चला जाता है। अभी आज जितने बर्तन हमारे सामने हैं, चाहे वो एल्युमिनियम का बर्तन हो या जिस चीज का बर्तन हो, उस पर हम जब खाना बनाते हैं तो उसका अंश हमारे शरीर में जा रहा है, जो हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होता है। तो आज हम भौतिक रूप से बहुत विकास की धारा में प्रवहमान हैं, लेकिन हमारे उस अतीत को भी हम इन बच्चों के माध्यम से हम इनको बताना चाहेंगे कि हम कैसे अतीत में रहते थे, किस प्रकार से हम रहते थे, प्रकृति के साथ हमारा कैसा संबंध था। प्रकृति के बीच में हमारे सोने का, हमारे जागने का एक निर्धारित समय होता था। हम शुरू में जब कलम से लिखना शुरू किए तो उस समय कोई कलम नहीं बनी थी, कलम का निर्माण नहीं हुआ था, लकड़ियों से कलम बनती थी, नरकट की, सरपट की कलम होती थी, किरिश की कलम होती थी, उससे हम लिखना शुरू करते थे। और आज हम उसका कोई महत्व नहीं समझ रहे हैं। हम जिन पेड़ों के नीचे जिस सुख और शांति की कल्पना कर सकते थे, आज हम एसी में बैठे हुए जरूर महसूस करते हैं, लेकिन अभी तमाम ऐसे अन्वेषण हो रहे हैं कि एसी में रहने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से आंख से वह बहुत दुखी होगा और आंख से कुछ दिनों के बाद वो अंधा भी हो सकता है। तो एसी या जितनी भी भौतिकता की हमारी जो वैज्ञानिक आविष्कार हैं, हमें सुख तो प्रदान कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन के लिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह बना रहे हैं और हमें चिंताग्रस्त बना रहे हैं, हमें रोगग्रस्त कर रहे हैं। तो इन सब चीजों पर हमें, और माजिद खान ने जनसंख्या वृद्धि पर चिंता व्यक्त की। चिंता व्यक्त करना भी उचित है, क्योंकि रावण बहुत बड़ा प्रतापी राजा था और उसके लाखों लाख पूत और नाती थे, लेकिन जब किसी काम के नहीं आए और उन्होंने कहीं हमारी आध्यात्मिक शक्ति को ठेस पहुंचाया, उनका भी नाश हो गया। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, निश्चित रूप से हमारा तो ये मानना है कि इसके सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक तमाम गुणों में अभिवृद्धि इन बच्चों के माध्यम से हो रही है, जो जिसका प्रभाव इनके परिवार पर, इनके गांव पर, इनके लोगों पर, इनके आने वाले दिनों में ये निश्चित रूप से ये स्तुत्य होंगे और इसका परिणाम
बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हम लोग जब प्राथमिक वर्ग में पढ़ते थे सन 55-56 में, तो उस समय की स्थिति ये थी कि हम लोगों को लिफाफा हाथ से बनाना होता था और 3 तरह के पत्र होते थे, पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय और लिफाफा। हम गोपनीय विचार अगर कोई हम पत्र लिखते थे तो उसको लिफाफे में बंद करके भेजते थे, उसको खोले ना कोई, और जहां तक वो पहुंचे वो स्पष्ट वक्ता के रूप में हमारे लिफाफे में लिखा हुआ पत्र हमारे अभीप्सित स्थान पर पहुंच जाए, इच्छित स्थान पर पहुंच जाए, इच्छित व्यक्ति को प्राप्त हो जाए। और कार्ड में, जब पोस्ट कार्ड में जो होता था सबसे सस्ता होता था, उसमें वह सूचना दी जाती थी जो सर्वमान्य होती थी, सबको सूचना देने के लिए होता था, और उससे थोड़ा सा क्लिष्ट अगर कोई होता था तो लिफाफे में अंतर्देशीय पत्र में भेजते थे। इस तरीके से दिनों दिन हमारे सामने बहुत सारे परिवर्तन अभी दिखाई पड़ रहे हैं। और मैं आज के कार्यक्रम में जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, जितने भी श्रोता जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने भी भाग लिया है, उन सबको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं और उन्हें, इन बच्चों को बहुत बहुत कोटशः आशीर्वाद देता हूं कि ये अपने जीवन में इतना ही नहीं, जो कुछ यहाँ बोल रहे हैं वो इस तरीके से अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी उनको बताएं, और उससे उनको भी आज जो यहाँ बोल रहे हैं वहां भी बताएं, ताकि उससे वो आगे बढ़ें। मैं एक छोटे से गीत के बाद आपसे मैं विदा लूंगा। मैंने एक गीत लिखा है, उसको मैं आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। गीत ऐसा गाओ जो देश प्रेम को बढ़ाए, राग ऐसी सुनाओ जो जन जन को भा जाए, धारा ऐसी बहाओ जो सभी को प्रेम में नहलाए, वाणी ऐसी निकालो जो सबके हृदय में समा जाए, योजना ऐसी बनाओ जो रचनात्मकता बढ़ाए, हाथ ऐसा बढ़ाओ जो दूसरों को मजबूती दे जाए, व्यवहार ऐसा बनाओ जो दूसरों को खींच लाए, जो जीवंत हो अमर हो जाए, पौध ऐसा लगाओ जो सबके लिए उपयोगी हो जाए, सरोवर ऐसा बनाओ जो मिटा ताप सबको शांत कर जाए, पाठ ऐसा पढ़ाओ जो मानवता के काम आए, हर वक्त आदमी के बीच नफरत की दीवार न बन जाए, युक्ति निकालो जो विश्व में फैल जाए, भारत की अस्मिता संस्कार संस्कृत को अक्षुण्ण बना जाए, अफवाह ऐसी न फैलाओ जो लोकतंत्र को मिटा जाए, नारा ऐसा लगाओ जो सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय बन जाए। इस तरीके से आपकी भावना देश को एकता के सूत्र में, पारिवारिक एकता को जोड़ने के लिए, और हमारा जो अतीत है उससे वर्तमान को समृद्ध करते हुए भविष्य की समृद्धि की ओर हम आगे बढ़ें। भौतिक चीजों से हम थोड़ा दूरी बनाएं, प्रकृति से हमारा संसर्ग हो, प्रकृति से हमारा जुड़ाव हो, और जो प्रश्नोत्तरी ये प्रश्न जो पूछे जाते हैं, मैं बच्चों से अनुरोध करूंगा कि इन प्रश्नों को आप अपने ध्यान में रखें और इन प्रश्नों को हमेशा अपने ज्ञान के विस्तार में इसका प्रयोग करें। और भविष्य में इस तरह के अगर प्रश्न पूछे जाएं तो सबसे पहला हाथ अगर उठने वाला हो तो इस संसद में बैठे हुए उन बच्चों का हो जिन्होंने इसको झेला है, जिन्होंने इसको देखा है। इस तरीके से आप भविष्य हो बहुत ही अलौकिक हो और अलौकिक व्यवहार हो और अलौकिकता आपके अंग अंग में समा जाए, आपके अंदर सभी के प्रति, जैसा कि परम श्रद्धेय वाजपेयी जी ने कहा कि अगर हम संस्कार अपने परिवार में नहीं सीखेंगे तो क्या गलियों में सीखेंगे, सड़कों पर सीखेंगे, कार्यालयों में सीखेंगे? नहीं, परिवार से ही वो सीखना है, सिखाना है। माता पिता का भी दायित्व है कि वह संस्कार जो मानवता के लिए उपयोगी हो, राष्ट्र के लिए उपयोगी हो, वही उनका धर्म हो, वही उनका कर्म हो, ये बात वो समझाएं ताकि बच्चों के अंदर एक के माध्यम से दूसरे को भी वो मिले और आगे बढ़ने का एक सुंदर सा राह उनको स्पष्ट दिखाई दे। इससे हमारा भविष्य सुंदर होगा। और मैं जो हमारे संस्थान के जो 4 स्टेप हैं, जो 4 स्टेप में हम आगे बढ़ते हैं, इनसे मैं पुनः जो है आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि चारों जो कार्यक्रम होते हैं 15 हर महीने की 15 तारीख को, हर महीने की पहले रविवार को और हर महीने के
ये सर, बीच कर में रही युवा हूँ, संसद होता है उस 5-15 से पर, है ना? और जो ये अब हिंदी उनकी के चल रही है क्रमिक सर, मेरी विकास की जैसे बात होती 5-15 है होगा शुरू हो 30 तारीख जाएगा। को, इन सब पर हाँ, हम बस सारी बस चर्चा करते हैं। और अभी जैसा कि वाजपेयी जी ने कल की वही बैठक होता में है। कहा था, तो सर बस एक ये बात कही बोलता थी है इन्होंने इस प्रकार कि से जो बातचीत में, तो स्नेहाश्रम अब बन बनी रहा नहीं है मैं वो थोड़ा सा इतिहास बन रहा इंतजार कर है, रही हूँ। और हाँ, इतिहास विश्व को हिंदी साहित्य मजबूती सेवा देना संस्थान हम की, सभी विश्व लोगों का हिंदी साहित्य कर्तव्य सेवा है। संस्थान उसमें की हम है, लोग बाल जितना संसद की मैं समर्पित राष्ट्रीय ढंग से प्रभारी जुड़ हूँ ना सर उसी की। सके, तो बस ये संस्थान को जैसे ही मजबूत खत्म बनाए। होती मैं और इसमें जैसे जुड़ना शुरू कर देती हूँ। वो इंदौर में जो हमारा हाँ, हिंदी इसीलिए परिवार सर है, उसी ऐसे ऐसे पूरे हर प्रदेश हाँ, में वो संचालक एक पद ऐसा दूसरी थी, परिवार बने वो जो नहीं आ हिंदी पा की रही, इसलिए फिर मैं ही कर ललाट रही हूँ को, आज का हिंदी के संचालन। सर बस विकास 2 को, मिनट में हिंदी की मैं प्रतिभा समाप्ति को करती हूँ और पूरे इसको विश्व शुरू स्तर करती पर हूँ फिर, है ना? फैलाए। ओके। मैं इसी के साथ आप सबको शुभकामनाएं देते हुए परम श्रद्धेय वाजपेयी जी को और फरहतुन्निसा जी को और जितने भी हमारे संस्थान के सदस्यगण जुड़े हुए हैं, और हमारे गोकुलेश्वर जी को, और इस कार्यक्रम की जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं डॉक्टर रश्मि चौबे जी को, मैं सभी को प्रणाम करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंदी, जय देश। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। और मैं गोकुलेश्वर सर से कहूँगी कि बस 1 मिनट में अगर परिणाम घोषित कर सकें लिफाफा वाले की, तो क्योंकि मेरी दूसरी गोष्ठी 5-15 से शुरू होने वाली है, नागरी लिपि परिषद की, मुझे ही संचालन करना है, तो इसी से ही जुड़ेंगे सब लोग इसलिए। सर सुन पा रहे हैं? शायद सुन नहीं पा रहे, तो कोई बात नहीं, बाल संसद का जो समूह है हम उस पर उसके परिणाम घोषित कर देंगे लिफाफा दिवस वाले। और मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, सभी बच्चों का, चूँकि आदरणीय अध्यक्ष महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत सुंदर उद्बोधन दिया सर ने। और उस सुंदर उद्बोधन में सभी के नाम लिए जा चुके हैं। हमारे साथ ये देवेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं और रेशु जी भी जुड़ी हुई थी एक, और सोनू भैरवा जी भी जुड़ चुके हैं, अभी जस्ट जुड़े हैं। तो उनको भी आभार व्यक्त करती हूँ। आभार देने की ही प्रक्रिया थी। आप सभी बड़ों का आशीर्वाद इसी तरह इस बाल संसद पर बना रहे, और बच्चों आपके लिए ये प्रोग्राम है, तो आप हमेशा इसमें जुड़ते रहें और लाभ उठाते रहें, क्योंकि आपके लिए ही है। फरहतुन्निसा मैम को बहुत-बहुत धन्यवाद। राशु जी जुड़ी हुई हैं, राशु नाम से जुड़ी हुई हैं, उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद, ये पूरे समय जुड़ी हैं। और जो आज आदरणीय नितेंद्र जी मुख्य अतिथि, उनको आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय श्री हरिराम वाजपेयी सर का आधार, सचिव महोदय का आभार व्यक्त करती हूँ, और अध्यक्ष महोदय का, और फरहतुन्निसा मैम का विशेष आभार, क्योंकि उन्होंने बच्चों को भी जोड़ा है इस संसद से। द्विवेदी जी जुड़ गए सभी हैं, का द्विवेदी जी सर, जुड़ गए हैं। अगर घोषणा करनी हो तो कर दीजिए, 2 मिनट है बस सर। दूसरी गोष्ठी शुरू करनी है मुझे इसलिए। अगर आपने चयन कर लिया हो, नहीं तो फिर समूह में ही डालेंगे। तो सचिव महोदय का भी आभार व्यक्त करती हूँ मैं, और अब इस गोष्ठी को समाप्त करने की आज्ञा चाहूँगी त्रिपाठी सर से। बिल्कुल, बहुत-बहुत बिल्कुल, धन्यवाद बिल्कुल। सर। सभी का धन्यवाद। प्रणाम। हम फिर मिलेंगे प्रणाम इसी वाजपेयी तरह जी। से पूरे जोश के साथ। स्वरा, हुँ, हुँ, बहुत हुँ। सुंदर संचालन आपका। जानू?